गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। राइजिंग पाकिस्तान, इसके लिए हमें हर स्टेप लेना है, अपनी सोच को जहां जहां पे जरूरत है वहां वहां पर बदलना है। जब भी हम पाकिस्तान के मसाइल की बात करते हैं उसमें हम वसाइल का जिक्र भी करते हैं और उसमें हम ये बात जरूर करते हैं कि एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। यानी अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अब इसको समझें तो दीगर जो इस्लामी ममालिक यानी सऊदी अरब, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, बहुत सारे इस्लामी ममालिक, अगर हम उससे अब कंपेयर करें तो पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन की शरह है वो बहुत ज़्यादा है। जो कि अक्सर बात कर रहे होते हैं हम ना कि नई नई पॉपुलेशन पे इस तरह बात नहीं करें, अच्छा पॉपुलेशन में ये इशू है, पॉपुलेशन का वो इशू है, इसको आप समटाइम्स आप रिलीजन कवर ले रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि बाकी इस्लामी ममालिक के तनाजुर में भी इसको समझने की आप कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है और इसको हमने किस तरीके से आप थोड़ा सा स्लो करना है। चूँकि अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके घर में अगर ज़्यादा बच्चे हों और आपके पास वसाइल कम हो तो क्या होगा। एंड नो मैटर व्हाट, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो भी मैं ये कहता हूँ कि तब भी बच्चे इसलिए कम, चूँकि आपकी जो घर की खातून है ना, जो उस बच्चों की माँ है उसकी सेहत को हमने नज़रअंदाज किया हुआ है। आज आप अगर एक सर्वे करवा लें, पाकिस्तान की जो माएँ हैं उनका आप टेस्ट करा लें, एनीमिक होंगी, उनमें फोलेट की कमी होगी, मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज होंगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात जिसको कोई सामने नहीं रखता, चले ये तो फिजिकल सिम्टम्स हमें नजर आते हैं, मेंटल हेल्थ किस हद तक मुतासर होती है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक खातून 9 महीने एक बहुत मुश्किल प्रोसेस से गुजरती है और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी एक बच्चे की एक फ़िज़िकल एंड मेंटल पेन होता है। एट द सेम टाइम औलाद यकीनन एक रहमत है, ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से, बट उसके साथ साथ उसकी केयर करने में, उसको पालने में, उसकी परवरिश करने में एक खातून का भी बहुत किरदार होता है। और मैं ये कहूँगी कि इस चीज़ को नज़रअंदाज हमने बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमने ख़वातीन की फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों ख़राब होते देखे सिर्फ इसलिए कि बच्चों में वक्फ़ा हमें नज़र नहीं आया। और इस चीज़ को वाकई हम एक रिलीजन का कवर भी बहुत हद तक दे रहे होते हैं कि इस्लाम में ये, इस्लाम में वो। तो अब जो हमारे सामने फाइंडिंग्स आई हैं शुएब, उनको भी हम ज़रा जिक्र करते हैं। अच्छा सबीन, जो आपने बात की ना कि कवर वाली बात, चलें आप, मैं कहता हूँ सिर्फ फॉलो करें उसको, अपने दीन को ज़रा फॉलो करें। वो क्या हमें पैगाम देता है कि बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध मिलना चाहिए एंड दैट्स नेचुरल, कि फिर आपका वक्फा आ जाता है। 2 साल तक जब बच्चे को माँ का दूध मिलता है तो नेचुरली वक्फा आ जाता है और ये वक्फा बहुत इंपॉर्टेंट माँ की सेहत के लिए होता है। और जो आज हम बात करें ना स्टैट्स के, हम जरूर आपसे वो स्टैट्स शेयर भी करते हैं और उन स्टैट्स को देखते हुए ये बात करते हैं कि क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में जो 40% बच्चे हैं उनकी हाइट उस तरह से नहीं बढ़ रही जिस तरह से बढ़नी चाहिए, यानी स्टंटिंग उनकी हो रही है। इसी तरह 18% बच्चे ऐसे हैं जो कि ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं। इसी तरह से अगर हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करें, हर तीसरा बच्चा स्कूल से बाहर है, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और अगर हम और स्टैट्स पे जाएं तो बहुत से बच्चे जिनकी हम बात करते हैं ना कि अच्छा उनकी फर्स्ट बर्थडे, सबीन ऐसे स्टैट्स हमारे पास हैं? हमारे पास ऐसे स्टैट्स हैं जी। 1000 पाकिस्तान में जो बच्चे होते हैं उनमें से 62 बच्चे अपनी फर्स्ट बर्थडे तक नहीं पहुंच पा रहे होते। आई मीन विद इन मंथ्स जो है उन्हें कोई ना कोई बीमारी होती है और उनकी डेथ हो जाती है। और उसकी वजह यही है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ को बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से बच्चे को वो न्यूट्रिशंस नहीं मिल पा रही होती हैं। और इसके अलावा भी हमने बहुत सारी रीजंस देखी हैं कि वो बच्चे किसी ना किसी बीमारी का शिकार होते हैं या उनकी इम्यूनिटी उस तरह से डेवलप नहीं हो पा रही होती कि वो अपनी फर्स्ट बर्थडे तक नहीं पहुंचते और उनकी डेथ हो जाती है। पाकिस्तान के स्टैट्स हैं, ये स्टैट्स हमने आपके सामने ज़रूर रखे सो दैट आप भी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोच सकें और ये देखें कि आपके बच्चे को कितनी ज़रूरत है आपकी। अक्सर हम कह रहे होते हैं ना कि एक बच्चा जब है तो जाहिर सी बात है उस बच्चे को प्रॉपर केयर की भी ज़रूरत है। अगर दूसरा बच्चा उसके बाद फ़ौरन होगा तो वो दोनों बच्चे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे और हम उनको टाइम नहीं दे सकेंगे। और फिर हम कहते हैं ये बच्चे बड़े होकर चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं, ये बच्चे हमारी बात क्यों नहीं सुनते, बच्चा बड़ा मेरा क्रैंकी हो गया है तो किसी के साथ उठता बैठता नहीं है। तो देखिए, क्योंकि आपने जिन स्टेजेस पर उस बच्चे को ज़रूरत थी आपकी, आप वो तवज्जो नहीं दे सके एज ए पेरेंट्स और उसी की वजह से आपके बच्चे जो हैं वो एहसास कमतरी का शिकार हैं, उनको अटेंशन नहीं मिल सकी एंड मल्टीपल रीजंस हमारे सामने ज़रूर आती हैं। बट ये स्टैट्स और ये सारी बातें आपके सामने रखने की बहुत ज़रूरत थी सो दैट हम सब मिल के सोचें कि हमें अपने
हम मुल्की मुफाद की भी यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, बट सिस्टम अफोर्ड नहीं Yes, कर नहीं सकता कर बाज़ औक़ात, बिकॉज एक कैपेसिटी होती है और उस कैपेसिटी को अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो सिस्टम या वीक हो जाते हैं, वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम मुल्क के ऊपर भी हम रहम करें, मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, बिकॉज देखें आप एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम वीक होता नहीं देख सकते, हाँ, बल्कि हमने शुएब उसको स्ट्रॉन्ग करना है। एब्सोल्युटली, ऐसे देखें ना, पाकिस्तान पॉपुलेशन के एतबार से 5वां बड़ा मुल्क है, तो हमें इस पर वाकई काम करने की ज़रूरत है। हम कतन ये नहीं कहते कि जी बच्चे पैदा ना हो या बच्चे पैदा ना किए जाएं, सिर्फ बात हो रही है प्लान योर फैमिली। प्लान योर फैमिली बहुत ज़रूरी है कि वक्फे का होना, ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने रिसोर्स को प्लान किया होता है। अमजीश और इंसान इसको प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जिस तरह समीन ने एक बात की ना, सिस्टम और उसकी कैपेसिटी, तो हेल्थ की भी कैपेसिटी है, एजुकेशन सिस्टम की भी एक कैपेसिटी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कैपेसिटी होती है, तो प्लीज़ उस कैपेसिटी को मद्देनज़र रखना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे बहुत से हमारे बुजुर्ग अफराद, मैं उनको ज़रूर ये बात करूँगा कि प्लीज़ 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 आपने ज़िंदगी गुजार ली है, अब आप अपने बच्चों को ये मत कहें कि क्या तुम एक ही बच्चे पे रुक गए हो, क्या तुम 2 ही बच्चों पर रुक गए हो। हमारे ज़माने में तो इतने बच्चे होते थे। हाँ, प्लीज़ ये मत करें, वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। अब की जो जनरेशन है, प्लीज़ लेट देम प्लान देयर फैमिली अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स, जो उनकी सोच, उनकी राय है। मत उन पे पोस्ट करें, मत उनको फोर्स करें, मत उनको कहें कि 2, 4, 5 बच्चे, 1 या 2 बच्चे इनफ। उन पे फोकस करें, उनकी तरबियत पे फोकस करें, उनको वसाइल दें, टाइम दें। अगर बच्चे ही पैदा करने के बाद टाइम ही नहीं देना उनको, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आज का हमारा ये मौजू भी था कि प्लीज़ थिंक अबाउट इट, प्लान योर फैमिली। हम शादी की तैयारी तो कर रहे होते हैं, अच्छा फलानी जगह से लहंगा, फलानी जगह से शेरवानी, यहाँ का हॉल बुक कराना है, वहाँ का मेन्यू होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन फैमिली प्लान नहीं कर रहे। तो प्लीज़ प्लान करें इसको, चाहे शादी से पहले बैठ के डिस्कस करें। ये पता होना चाहिए स्पाउस को भी कि अच्छा आप दोनों क्या राय रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, कैसे इन्होंने आगे बढ़ना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके ऊपर दारो मदार है जो आने वाली एक जनरेशन होगी उसका। ये आज का हमारा मौजू भी था। हमें दीगर मौजूद पर भी बात करें, लेकिन एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अभी हमें ज्वाइन किया है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, और आजकल वैसे भी सोशल मीडिया पे ना बहुत से नौजवान छाए हुए हैं, ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। वो चाहे फिर एक पर्टिकुलर नीश उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली हो, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, नॉट जस्ट वन नीश, हमें डिफरेंट डोमेन्स में काम करना है। सो ही इज़ वन ऑफ दोज जो कहते हैं डिफरेंट नीश पे काम करना है। सो मे इट बी फूड, ट्रैवल, स्किन केयर, फैशन, इस पे काम करते हैं। बन्नू से इनका ताल्लुक है, इस्लामाबाद भी ऑन एंड ऑफ आना जाना लगा रहता है। आफाक अली शाह इनका नाम है, छाए होते हैं इंस्टाग्राम पे। तो आज आपसे इनकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। आफाक 6-7 साल हो गए आपको आए हुए इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे? यस, बिल्कुल 6-7 साल, तो ये तो बड़ी एक जर्नी है। बिकॉज 2-2 साल जिन्होंने कंटेंट क्रिएट किया हुआ होता है, तो वो कहते हैं अच्छा बहुत मुश्किल काम है ऑडियंस को अट्रैक्ट करना, कोई अपनी एक नीश सेट करना। आपकी अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने क्या सोचा, किस सोच के साथ आपने स्टार्ट किया? बेसिकली स्टार्ट तो मैंने तकरीबन यूनिवर्सिटी टाइम से किया था। मैं ग्रेजुएशन जो मेरी है वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से, हालांकि उस टाइम तो ब्लॉगिंग में नहीं करता था और उस टाइम कंसेप्ट भी इतना नहीं था। मैं यूनिवर्सिटी में मीडिया क्लब का जो है मैं फ़ोटोग्राफ़र रहा हूँ, वहाँ पे मैं फ़ोटोग्राफ़ी कर देता। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद जब मैं आया इस्लामाबाद, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसेप्ट था। मैंने अकाउंट क्रिएट किया, फिर वहाँ पे बस ये था, हम नॉर्मली चले गए थे एक रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई और वीडियो वैसे बस मैंने नॉर्मली इंस्टाग्राम पे पोस्ट की। तो मुझे नहीं पता था कि मैंने इतनी अच्छी ये वीडियो क्रिएट की हुई है। और किसी रेस्टोरेंट वाले ने आगे से जो है मुझे मैसेज आया कि अगेन हम आपको इनवाइट करते हैं। ओके, यस, तो मैंने कहा अच्छा। और उसने मुझे यही भी बोला कि हम आपको फ्री ऑफ कास्ट, यानी जितना हमारा मेन्यू फूड वो आपकी तरफ से होगा फ्री ऑफ कास्ट। मैं बहुत हैरान हो गया कि ये क्या, मुफ्त खाना? यस। तो मैं हैरान हो गया, बस मैं चला गया और वो वीडियो मैंने दोबारा उनके लिए बनाई। इस तरह स्लो फिर जो है मैंने पोस्टिंग स्टार्ट की और थोड़ी बहुत जो है मुझे फ्रेंड्स भी मिले सर्कल में, तो उसने भी मुझे गाइड किया, हाँ बिल्कुल ये ब्लॉगिंग इस तरह मतलब आप कर सकते हैं। तो बस वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। तो वहाँ से आप व्लॉगिंग करते गए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते गए, तो आपने फूड पे ज़्यादा काम किया? एग्जैक्टली मेरा जो अकाउंट देखा जाए तो उस पर तकरीबन जो ज़्यादातर कंटेंट है उस पर फूड का है, क्योंकि मैंने स्टार्ट से फूड का लिया। तो फूड ने आपको फ़ायदा पहुँचाया? जी। फूडी हैं भी? फूडी हाँ हूँ, लेकिन लगता नहीं हूँ।
तो खाते हम में से बहुत से लोग ऐसे ही हैं। हाँ, और बड़ी ब्लेसिंग होती है वैसे कि जी, आप खाने बिल्कुल। खाएं और आपको खाने लगे ना, तो ये बड़ी एक ब्लेसिंग अल्हम्दुलिल्लाह, होती है। आप थोड़ा थोड़ा खाएं ना। हाँ, आप जो थोड़ा खाते हो मैंने देख लिया है। अच्छा, क्या पसंद है एक्चुअली खाने में, मतलब कहाँ की अगर कोलैबोरेशन के लिए आपको रिक्वेस्ट आ जाए किस तरह के खानों के हाँ, लिए, रेस्टोरेंट का नाम तो नहीं लेना, आप वैसे रेस्टोरेंट का बताएं। नाम नहीं लेना, खानों का बताना है, तो आप बड़े खुश होते हैं कि चलो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे मुझे खाना खाने का मौका मिल रहा है। जी अच्छा। जी बिल्कुल। मोस्टली तकरीबन अभी तक जो मैं कर रहा हूँ, मोस्टली मतलब जितने भी कुजीन है ऑलमोस्ट मैंने कवर कर ली है। ओके, लेकिन जो जिस तरह आप लोगों ने पूछा कि फेवरेट किया है, तो ज़ाहिर बात है मैं पठान हूँ और देसी खाना मेरा फेवरेट तो है। गोश्त खोर हैं ज्यादा। दुम्बा? यस यस। यस। दुम्बे पे तो उनकी आंखों में चमक भी आई है। ऐसा ही है। आई कैन सी दैट एक्चुअली। अच्छा, बात हमने चले खाने के, तो हमने फूड ब्लॉगिंग वो तो आपकी ज़रूर देखी है। अच्छा, मैं देख रही हूँ लड़कों को वैसे कम ही स्किन केयर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हुए हमने सोशल मीडिया पे देखा है, तो यू वन ऑफ देम, आप प्रमोट कर रहे हो तो स्किन केयर जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। और बस वही है ना कि अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना, तो बस बंदा कह दे कि कर ही लेते हैं। नहीं, लेकिन वो आप जस्ट बिकॉज कि उस रीच अच्छी है, आप प्रोडक्ट्स इसलिए रिव्यू कर रहे हैं, या जनरली भी आप स्किन केयर पे बहुत फोकस करते हैं? नहीं, बेसिकली वो तो ज़ाहिर बात है, इंसान को हर चीज़ स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, वो भी आपकी बॉडी का पार्ट है। तो बस वो तो हेयर था मेरा, मतलब शौक़ था मेरा Okay. स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और उसके साथ साथ ये था कि मतलब मुझे ज़्यादातर क्यूरी भी आती थी इन बॉक्स में, ज़्यादा मतलब स्टार्ट से जब मैं फूड का करता था। अच्छा। डिफरेंट ब्रांड्स है, तो बस मैंने सोचा कि कर ही लेते हैं। और वो सारे एक दो ब्रांड्स की ना मैंने फिर स्किन केयर का ना वो कर लिया ना, तो उसके बाद साथ साथ ज़ाहिर बात है जब आपको पोर्टफोलियो बन जाते हैं ना पेज एक दो कर लें आप, तो फिर बाकी ब्रांड्स भी आपको रीच आउट करते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। बिल्कुल। अच्छा, फैशन पे भी आपको हम देखते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ उनकी भी कोलैबोरेशंस होती हैं, तो अभी रूटीन क्या होती है, क्या फ्रीक्वेंसी रखी होती है? अच्छा, मुझे अभी फूड भी करना है, अब ये 3-4 फूड के हो गए, तो लेट्स डू द स्किन केयर या फैशन और ट्रैवल और समथिंग। मैं जो कर रहा हूँ, मेरा जो नीच है वो है फूड का, फैशन एंड स्किन केयर। Okay. ट्रैवल का जो है वो इतना ज़्यादातर नहीं है। ट्रैवल का बेसिकली वो इस तरह है, इस तरह आप कह सकते हैं कि जिस तरह अब रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं मरी से होके आया हूँ, वहाँ पे एक रिजॉर्ट का जो है मैंने वो तकरीबन वहाँ पे मैंने 1 वीक गुजार के मैं आया हूँ। Okay. तो बेसिकली कोलेबोरेशन था उसके साथ। अब जारी बात है वहाँ पे जाना, ये इस तरह आप ट्रैवल कह सकते हैं। बाकी उस तरह जो स्पेसिफिक ट्रैवल नहीं हाँ, आप करते किसी exactly, वीडियो के लिए। बिल्कुल। हाँ, किसी ने बुलाया है फॉर द वीडियो पर्पस, तो फिर आप जाते हैं और आप बिल्कुल उस पे shoot नॉर्दर्न करके आते एरियाज पे इस तरह फिर मैं रिजॉर्ट वगैरह, होटल्स का, रेस्टोरेंट का वो फिर मैं कवर अप करता हूँ। हैं। ओके, तो अब थोड़ी रूटीन भी बताए ना कि अच्छा पूरी रूटीन क्या होती है? रोज एक वीडियो शूट लाजमी होती है? ब्रांड पे डिपेंड करते हैं। कुछ ब्रांड्स जो है वो जल्दी ब्रांड तो इस वक्त आप हैं। यस आपकी बात ठीक है, लेकिन क्राइटेरिया होते हैं ना। Okay. सही। यस, कुछ ब्रांड जो है आपको टाइम दे देता है। अब जारी बात है हमारे भी 1000 काम होते हैं, हम फिर उसको एक्सक्यूज़ कर लेते कि भाई थोड़ा सा आप वो कर ले। ओहो, इधर यही लोग तो मैंने एक सेकंड पूछा। शोएब साहब, इधर लोग तरस रहे होते हैं हमें कोलैबोरेशन आ जाए, हमें ब्रांड अप्रोच कर दे, और यहाँ पे साहब ये कह रहे हैं कि हम मना कर देते क्योंकि Time हमारे नहीं पास है ना। टाइम नहीं होता। ये Yes. बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ है कि हाँ। आपके पास काम इतना Then ज़्यादा he आ can रहा pick है। and choose. बिल्कुल। हाँ, अच्छा, इज इट अ गुड सोर्स ऑफ इनकम? वो तो है, जारी बात है, लेकिन नहीं, ओह। मतलब ये कि सिर्फ प्रोडक्ट्स, क्योंकि अक्सर ब्रांड्स जब अप्रोच करते हैं, क्योंकि जी, हमें भी जी। कर रहे होते हैं, तो हमें भी ये होता है कि हम आपको अपना एक प्रोडक्ट दे देंगे तो आप हमारी वीडियो बना दें, तो लेकिन जाहिर सी बात है हम लोग अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि चलें वो प्रोडक्ट आप भेज देंगे, वो कितना 2000 3000 10,000, लेकिन हमारी जो फॉलोइंग है उसके कॉस्ट को वो मैच नहीं करता, तो ऑब्वियसली हमें भी इंसेंटिव चाहिए होता है, बिकॉज ये बिल्कुल। हमारा भी काम है, जैसे उनका काम है बिजनेस वैसे हमारा काम है बिजनेस, तो ये वाली चीज़ होती है। तो मतलब प्रोडक्ट्स या फिर बार्गेनिंग भी कर रहे होते हैं लोग, और एंड में यही होता है कि बस प्रोडक्ट आपके पास बचा है और पैसे जो है इनकम इतनी जनरेट नहीं हो रही। देखिए हमारा जो कोलैब होता है ना ब्रांड के साथ, 2 तरह के हैं, एक पेड एक बार्टर होता है ना। तो वो एक ज़माना था जिस टाइम में बार्टर कोलैब एक्सेप्ट करता था ब्रांड से, लेकिन अभी जो है मैं नहीं कर रहा। ओके, अभी आप Yes. सिर्फ और सिर्फ पेड कोलैबोरेशंस एक्सेप्ट करते हैं। Exactly. वेरी राइट। अच्छा, ऐसे में जब भी ब्रांड आपको अप्रोच करता है तो एक होता है आप उससे बड़ा कम्युनिकेट करते हैं, उससे एक सेट करते हैं, नहीं मैं ये चार्ज करूँगा आपसे, देन थोड़ा सा नेगोशिएट होता है। सो वो स्किल्स कितनी अच्छी हैं आपकी? स्किल्स वो तो ये बस सामने है। आप पूछ लेते हैं उनसे कि ठीक है, अब आप बताएं कि वो
होता है बिल्कुल। कुछ वो आपको कहते हैं कि भाई एक प्रॉपर हमारा एक मीडिया किट होता है। ओके, हम वही जो है उस पे हमारा सारा डेटा, सारे रेट्स वगैरह एवरीथिंग वो अच्छा। मेंशन होता है। तो वो ब्रांड जो होते हैं ना वो आपसे वही मांगते हैं कि आप अपने रेट्स मीडिया किट हमारे साथ शेयर करें। ठीक है। Okay. तो बस थोड़ा बहुत नेगोशिएशन वो हम कर लेते हैं। 10-20% बस, ज़्यादा नहीं। हाँ, लेकिन ज़्यादा जो है वो ज़ाहिर बात ही नहीं हो ओके, तो सकता। आपने टीम रखी हुई है इसके लिए, शूट करने के लिए, एडिट करने के लिए, सारा कुछ आप खुद कर रहे हैं? बस ये समझे कि ये भी बहुत मज़े की बात है। मैं जब इंडोर यानी कि मैं तो अब जिस तरह आपने बताया ना फैशन का जब भी मैं करता हूँ वो मैं मोस्टली ज़्यादातर घर में मैंने एक रूम सेट किया हुआ है, ठीक है। उसमें करता हूँ। अब मेरी छोटी सी भतीजी है, वो मेरा कैमरा मैन अच्छा। है। यस, कितने साल की है वो? वो है तकरीबन अभी 7-8 या 7-8 साल Yes. की भतीजी, और वो ओए, कैमरा ओए, मैन है ओए। आप? कैमरा, बिल्कुल। वाह, कैमरा पर्सन आपकी। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उनके हालात देखें। ये चाइल्ड लेबर में आता है? ये लेबर नहीं है ना, ये शौक है वो घर के अंदर यूटिलाइज मैंने करें कहा टैलेंट को। इट्स टैलेंट, ही लेबर नहीं है। क्योंकि मुझे आता है लेकिन वही बात ना कि मैं नहीं अच्छा, था उनको क्या अपने मिलता साथ। है ये बताएं ना फिर। चलिए ठीक है, उनको वो तो वही बात ना कि चाचू का प्यार। नहीं, ये तो बात ना हुई। बस उसको फिर जो है वीडियो जब बना लेती हो मुझे फिर ऐसे वो मुझे पता चलता है कि अब है कुछ लालच है। हाँ, बस कोई फिर चॉकलेट चाहिए, कोई कैंडी चाहिए, हाँ कोई टॉय बस चाहिए। वही बताने वाला था कि बस वही मैं पकड़ा देता हूँ। वो एज के हिसाब से देखें अब है ना। हाँ अब बिल्कुल। ये भी ठीक है। ये भी अच्छा, और ऐसे में डेली एक वीडियो लाजमी? डेली या फिर 1 या 2 दिन गैप। सो ओनली इंस्टाग्राम या क्या दीगर प्लेटफॉर्म्स पे भी आप कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे मैं हूँ लेकिन वो ज़्यादा उस पर मैं एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम से टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, उस पर टाइम इतना लग जाता है। बिल्कुल। अब ऐसे में इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग का, इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स, उसका कैप्शन किस तरह से पोस्ट करनी है कि वायरल जाए, उसकी रीच बढ़ जाए, थोड़ा सा इस बारे में आपकी अपनी राय क्या है? मैं ज़्यादातर हैशटैग्स वो इस पे वो नहीं करता। अच्छा, बस टाइमिंग होता है, टाइमिंग ज़्यादा। और मेन जो चीज़ है ना ये हैशटैग्स वगैरह हर बंदे की अपनी सोच होती है आपको ना। लगता है हैशटैग्स डजंट मैटर? नहीं, मैं उस पे ज़्यादा वो नहीं करता। Okay. बस टाइमिंग होता है और मेन जो चीज़ है ना वो आपका वीडियो की क्वालिटी है। सही। अच्छा, हाँ, सही कैमरा यूज़ करना, एंगल, लाइट्स, ये सारा मैटर टाइमिंग करता है। क्या, किस वक्त अपलोड करें इंस्टाग्राम पे आपकी नीश में तो ज़्यादा अच्छी वायरल जी, होती है? कुछ ब्रांड वो तो आपको फिर बता देता है, टाइमिंग देता है कि भाई आपने इस टाइम पे ही अपलोड करना है। ठीक है, चाहे रात का टाइम हो या चाहे दिन का टाइम हो। लेकिन मेरा जो अपना टाइम है ना वो मैं शाम के बाद ही करता हूँ। ओके, क्योंकि वैसे वाकई जो अक्सर यही कहा जा रहा होता है कि जो शाम की 5 ऑनवर्ड्स है ना, 5 6 PM PM ऑनवर्ड्स, 6 around. Yes, PM ऑनवर्ड्स, बिल्कुल। बिकॉज ऑफिस से लोग आए होते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास और कोई हॉबी तो होती नहीं है फोन हाँ, यूज़ सारे करने लोग का, फिर तो सोशल मीडिया पे हाँ। बैठे रहते हैं। ओके, तो अपलोड हमने उस दिन भी इस पे बात की थी कि 6 PM अराउंड दिस द राइट टाइम टू अपलोड योर रील्स ऑन Anything, इंस्टाग्राम। हाँ, रील्स एंड Yes. पिक्चर्स एंड व्हाटएवर। अच्छा, अब यूट्यूब की तरफ भी रुझान है कि यूट्यूब भी मुझे इतना बहुत start लोग करना है? कहते हैं, बहुत लेके कि आप वो यूट्यूब को भी स्टार्ट कर ले, लेकिन वही बात ना कि टाइम मुझे अब नहीं मिलता। अच्छा, वैसे देखें आपके इलाके की अगर बात की जाए तो एक खूबसूरत जगह, एट द सेम टाइम उसके कल्चर खूबसूरत, जी। तो खाने बड़े मज़ेदार, और आपके पास तो दिखाने को बहुत कुछ है ना। हम बिल्कुल। अक्सर बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे इन शहरों की, बड़े शहरों इनकी अगर बात की जाए तो इधर शायद दिखाने को उतना नहीं होता कि लोग उस तरह से अट्रैक्ट हो रहे हो, डाइवर्सिटी आपको उस हद तक नहीं मिले। बट पाकिस्तान हमारा इतना खूबसूरत है सारा, तो Exactly. आई मीन यू शुड स्टार्ट सो दैट आपकी एक अच्छी और एक इनकम, एक ग्रोथ की तरफ आप जा सकते हैं। बिल्कुल, वो अब दिल तो कर रहा है कि स्टार्ट कर लूँ, लेकिन वही बात ना कि अब पहले स्टार्ट से जिस टाइम मैं इंस्टाग्राम स्टार्ट कर रहा था उस टाइम से मैंने स्टार्ट लिया नहीं, और अभी टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि अब सिर्फ मैं ये नहीं कर रहा, इसके साथ साथ जो है बेसिकली मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ। ओके, अच्छा, यस। तो full time job भी अक्सर है। डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं ना, सरकारी हों या गैर सरकारी डिपार्टमेंट्स हों, वो मना करते हैं एम्प्लॉयज़ को ना सोशल मीडिया से। आपकी तरफ ऐसा कोई मामला नहीं हुआ? नहीं। ओके, यस, इजाज़त है, इजाज़त से कर रहे हैं। यस। कंट्रोवर्शियल मना करते हैं ना कुछ भी otherwise। नहीं, अब देखते हैं सभी, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट होता है, जैसे दीगर डिपार्टमेंट्स, वो कहते हैं नहीं आप टिकटॉक नहीं बनाएंगे, आप अपनी कोई वीडियो पिक्चर या सोशल मीडिया पे नहीं इस्तेमाल करेंगे, ऑन ऐसा हो ड्यूटी रहा आप होता ये है। सारी चीजें नहीं नहीं बेसिकली करेंगे, तो डिपेंड करते हैं अगला बंदा सोशल मीडिया यूज़ कैसे कर रहा है। अब ये तो हमारा कंटेंट क्रिएशन इन्फ्लुएंसर, ये तो सर हमारा आप इस जॉब तरह है। कंपैरिजन रखते हैं, एक तरफ आपके इंस्टाग्राम पे सारा काम है, एक तरफ आपकी जो जॉब की अर्निंग है, जो भी सैलरी है, कितना फ़र्क है? मैं ये नहीं पूछा सैलरी कितनी है, वहाँ से अर्निंग कितनी है, फ़र्क कितने नहीं है। अगर लेट्स सपोज इसके
2 टाइम्स है अर्निंग इंस्टाग्राम की, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, कितना फ़र्क है? ये हम इसलिए सवाल रख रहे हैं ताकि वो लोग जो सैलरीड हैं उसी पे रिलाई करके बैठे हुए हैं और अपना फ्री टाइम स्क्रोलिंग कर रहे हैं बजाय इसके एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जी। तो प्लीज बस ये तो एक ही पॉइंट में मैं क्लियर करता हूँ कि ज़ाहिर बात जो इंस्टाग्राम है उसी से मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। नहीं ज़्यादा कितना अच्छा हम थोड़ा सा अगर आप बताएं तकरीबन जी। लोगों को मोटिवेट करने के पर्सपेक्टिव से हम ये बात आपसे पूछ रहे हैं कि लोगों को पता, क्योंकि हम अक्सर बात कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ज़रूरी है, रिलाय ना करें बिल्कुल किसी एक जॉब पे, चाहे गवर्नमेंट जॉब है चाहे प्राइवेट जॉब है। जी। एक मंथ में सबसे कम मतलब तकरीबन आप कितना अर्न मिनिमम क्या हो जाता है? मिनिमम क्या होता है और मैक्सिमम सोशल मीडिया से है। यस ये काम पे भी डिपेंड करता है। सोशल मीडिया से चीज़ें ना कि कभी कभी आपको पूरा मंथ भी काम नहीं मिलता, ठीक है। कभी कभी जो है आप पूरा मंथ मतलब कि हर वीक आपको 2-3 ब्रांड जो है वो रीच आउट कर लेते हैं। वी नो वो तो चीज़ होती है। Yes. लेकिन अच्छा चलें इस तरह से इसको पुट करते हैं कि आपकी अब तक सबसे ज़्यादा इनकम कितनी हुई है इंस्टाग्राम से? किसी मंथ में सबसे ज़्यादा, कोई चाहे वो एक ही मर्तबा क्यों ना हुई हो, वो कितनी हुई है? वो हुई तकरीबन 2.5 से 3 लाख। 2.5 से 3 लाख एक महीने में माशाल्लाह। Yes. तो ये देखिए एक बड़ी हैंडसम अमाउंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए उसके लिए उनके एफर्ट्स को भी आप नजरअंदाज नहीं कर Exactly. सकते ना। हमें अक्सर ना नजर आता है वो जी पैसा कमा रहा है, उसके पास पैसे आ गए, उसने मेहनत की है, उसने उस पर सोचा है, उसने उस पर इक्विपमेंट पे इन्वेस्ट किया है, अपना टाइम दिया है, अपनी एनर्जी दी है, आपकी तरह स्क्रोलिंग में टाइम ज़ाया नहीं किया, इधर उधर बैठ के टाइम ज़ाया नहीं किया, काम किया है, कंटेंट क्रिएट किया है, मेहनत की का बात काम भी है। जी, बिल्कुल। वाकई बहुत मेहनत का काम है। अगर No आपने doubt. सिंपल एक स्टोरी अपलोड कर रही है पिक्चर लेके, तो प्रॉपर लाइट उसकी पिक्चर कैप्शन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम अरे एंड मैं इतना वक्त देता हूँ सभी, मुझे अक्सर जब ब्रांड्स वाले अप्रोच करते हैं ना तो मैं उनसे कहता हूँ कि फाइन आई डू इट ना। मुझे 10-15 दिन लग जाते हैं, मैं रोज कल करूँगा, मतलब आपको टाइम निकालना, आप उसको शूट करना, देन उसको एडिट करना, एवरीथिंग, तो इट और फिर टेक्स कॉन्शियस भी आप बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं, क्या है आप जो अपलोड कर रहे हैं वो अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। सो ये वाली चीज़ें भी हैं, तो ऑब्वियसली इसके लिए बड़ा कॉन्फिडेंस और बड़ा आपको टाइम रिक्वायर्ड होता और है। आपका डीएम भी भर जाता है वैसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। आपके डीएम में किस तरह के मैसेजेस ज्यादा होते हैं? बस मिक्स से क्या मुराद था? मिक्स मतलब ये है कि अब देखिए मैं जिस तरह स्किन केयर का मैं कर रहा हूँ, ओके अब जैसे मैडम ने बोला कि आप मतलब कि लड़के तो ज़्यादातर स्किन केयर नहीं करते, अब मैं तो कहता हूँ कि नहीं करते, करना चाहिए बिल्कुल। अब लड़के टिप्स भी मांगते होंगे ना मैसेज? ये टिप्स भी मांगते, प्रोडक्ट्स का पूछते। अब ज़्यादातर देखिए कमेंट्स, एक बंदे को तो आप वहाँ पे एक बंदे को आप कमेंट में रिप्लाई नहीं कर सकते। फिर जो है ख़वातीन हजरात जो है वो तो डीएम में जो है गिले शिकवे करते हैं कि भाई ख़वातीन का गिला करते हैं कि भाई ये जो आपने फेस वॉश का बताया है, मैंने कमेंट में आपसे पूछा है, आप उनका रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स का पूछते हैं और फूड का पूछते हैं। चाह रहे थे ना जी खुल के पूछ लें क्या? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि ऐसे मैसेज भी आते हैं ना, कोई किसी को पसंद करता होगा आपको, कोई आपसे मोहब्बत का इजहार करता होगा, कोई पसंदीदा का इजहार करता होगा, फैन फॉलोइंग, यस, उसके बारे में बताएं ना, उस ऐसे मैसेजेस जो आते हैं अपार्ट फ्रॉम रूटीन जो प्रोडक्ट्स के रिव्यू से मुताल्लिक, क्या उससे मुताल्लिक मैसेज? हमें अगर कोई पसंद करते, हम तो किसी को नहीं करते पसंद। ओए होए होए किसने कहा था मर्द प्यारी चीज़ है? मर्द बड़ी सख्त चीज़ है जी। तो जब कोई पसंदीदगी का इजहार करता है, मोहब्बत का इजहार करता है आपके सोशल मीडिया पे जाके डीएम में या कमेंट में, तो आप क्या रिप्लाई नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं या जवाब ही दे देते हैं? फर्क ही नहीं पड़ता। यस, मैं ज़्यादातर जो है वही बात ना कि जैसे लोग वो स्क्रॉल करते हैं, मैं डीएम स्क्रॉल करता हूँ। बस जो मेरी मेन चीज़ है, बस ब्रांड जो या एजेंसीज से वो मुझे आते हैं। अदरवाइज मैसेज के रिप्लाई नहीं करते? यस, मैं देखता ही नहीं हूँ ज़्यादातर। एटीट्यूड थोड़ा है बट इट्स फाइन। तो नहीं करते ना आप जबरदस्ती? ठीक है ना, भाई वो कहते हैं मैं डीफोकस हो जाऊंगा ना। यस, काम पे फोकस रखना है उन्होंने, तो आप भी जो मैसेज करते हैं तो आप काम की बात किया करें, ऐसे वैसे मैसेज किसी को भी ना किया वैसे ये करें। भी हो सकता है कि जो आपको मैसेजेस करती हो वो हो सकता है कि वो करता हो कोई, बिकॉज सोशल मीडिया है ना, तो फेक आईडीज एंड ऑल दैट, तो ऑब्वियसली वो आपको ट्रैप नहीं भी होना चाहिए। अगर लोग इतने फ्री है कि मुझे फेक आईडीज से आके मैसेजेस करते, तो मेरे ख्याल से लोग फिर ज़्यादा फ्री है। लोग हैं और हम यही कहते हैं कि इतना फ्री ना हो, लोगों को कहते हैं मत ना किसी से फ्री हो ना जिंदगी में। बल्कि आप ऐसा करें कि आप वो काम करें कि फिर फ्री वाले लोग आपको मैसेज करें बजाय से कि आप उनको मैसेज कर रहे हैं। Yes. लेट्स पुट इट इन दैट वे। ओके थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन वी कैन डू दैट। कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो, स्पेशली वो जो नौजवान इस वक्त हमें सुन रहे हैं, वो चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे सभी डोमेन में नए नए आए हैं, अपनी नीश को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कैसे इसमें जगह बनाई जा सकती है, कैसे इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे इसमें वायरल होते हैं, कैसे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं?
सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं ज़्यादातर बस सोशल मीडिया पे, अगर मैं देखूं, ख़ासकर मैं अपने इलाके की मैं पहले बात करूं, मैं देखता हूं ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे, ज़्यादातर टिकटॉक पे कि इतने इतने व्यूज़ फॉलोअर होते हैं उनके, और बस वही ना कि बस नॉर्मल वीडियो बनाते हैं। मैं तो यही कहता हूं कि सोशल मीडिया से उस पर बंदा टाइम ज़ाया ना करे, इसके बजाय बंदा उससे फ़ायदा उठाए। ओके, Yes. सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, दुरुस्त इस्तेमाल करें, मीनिंगफुल कंटेंट क्रिएट करें, Exactly. उससे पैसे कमाएं, बजाय इसके कि आप सिर्फ कहें व्यूज के चक्कर में मैं कोई आए बाएं शाएं कर दूं, लिपसिंग कर दूं, सेंसेशन कर करके मैं मशहूर, तो ऐसे ठीक है आप ना, ना लोग करें। पसंद करते हैं ना, वो मशहूर भी हुए हैं, उनके मिलियंस में फॉलोइंग है, जनरल जिनकी बात आप की बात है। नहीं, वैसे बात करूं, उनके मिलियंस में फॉलोइंग भी है, उनको ब्रांड की काफी सारे रिक्वेस्ट भी आती हैं, कोलैबोरेशंस होती हैं, दे आर अर्निंग वेल, तो आई थिंक इट्स अपने नहीं, मैं इंटरेस्ट की भी उनकी बात बात है। नहीं कर रहा था, जनरल बात कर रहा था। सेंसेशन मतलब कोई और अगर करेगा, मैं ये कह रहा हूँ, वो तो जो मशहूर है वो तो करे, जाहिर है, तो मसला नहीं है उसकी सेंस। अच्छा, मेरा बहुत, मेरी बेटी बहुत इरिटेट होती है जब भी मैं उससे पूछता हूँ ना बेटा अच्छा। तबीयत कैसी है, कहते हैं फिर सेंसेशन वाला सवाल मुझसे करेंगे, मुझसे नहीं करना, बहुत इरिटेट होती है। ओके, चले जेन अल्फा जो है वो सेंसिबल है काफी। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। Thank you, sir. नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। इमेजिन कीजिए, बल्कि चले सबीन से पूछते हैं, वुड यू लाइक टू विजिट अ कैफे जहां पर आप और बिल्लियां इकट्ठे बैठ के एक ही मेज पर खाना खाएं? आई वुड लव टू, बिकॉज ये इतना मज़े का एक कॉन्सेप्ट होगा कि आप, क्योंकि अक्सर हम देख रहे होते हैं कि जो बाहर बिल्लियाँ घूम रही होती हैं वो बड़ी प्यारी होती हैं, उनका भी, लेकिन स्टिल आप उनके साथ उस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे होते फॉर ऑब्वियस रीजंस। Yes. बट ये होता है कि कहीं एक ऐसी जगह हो जहाँ पे साफ सुथरी बिल्लियाँ हों और साफ सुथरा माहौल हो, ट्रेंड बिल्लियाँ हों, सबसे बड़ी बात, एक साफ सुथरा माहौल, और आप उनके साथ घंटों बैठ के बातें करते रहे, इंटरेक्ट करते साथ साथ आपको भूख लगे, आप खाते पीते भी रहें। लेकिन सवाल ये है कि फिर सबीन ज़्यादा खाएगी या बिल्ली ज़्यादा खाएगी? बिल्ली ज़्यादा खाएगी, आई एम श्योर। ओके, तो हम इसी आज कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, चूँकि रिसेंटली यानी इसी साल मार्च में कैफ़े ओपन हुआ है रावलपिंडी में, और उसका कॉन्सेप्ट भी है कि वहाँ पर बिल्लियाँ भी हैं, नहीं, और ढेर सारी बिल्लियाँ, बड़ी प्यारी प्यारी, बल्कि मैं एक पोस्ट देख रहा था उनकी, कुचू पुचू को बिल्लियाँ हैं वहाँ पे। तो आज हम जो उस कैफ़े के मालिक है, जिनका ये आइडिया था कि अच्छा मुझे ऐसा कैफ़े लॉन्च करना है, आज हम उनसे आपकी मुलाकात करेंगे। तैयब मुजाहिद उनका नाम है, उनसे आपकी कराते हैं मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम तैयब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। तैयब, कैसे आइडिया आया ये इस कैफ़े का जहाँ पे मुझे लोग कम बिल्लियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं? हाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग भी काफ़ी आ रहे हैं। हाँ नहीं आते हैं, बट बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल, आइडिया ऐसे आया था कि अपॉर्चुनिटी से मैं, मेरा बिजनेस करने का मूड हो रहा था, मैं एक दो चीज़ें ट्राई कर रहा था जो ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी कामयाब नहीं चल रही थी। तो उतने में जो मेरा जो वेट है, जिनके पास मैं अपनी बिल्लियाँ लेकर जाता हूँ, मैं देख रहा था उनके पास बिल्लियाँ जमा होनी शुरू हो गई हैं। Okay. उनकी बिल्डिंग में एक हॉल था, वो रेंट करना चाह रहे थे। मेरा बैकग्राउंड है हॉस्पिटैलिटी में, मैं अबू धाबी दुबई में जो मैं होटल्स में काम करता था। Right. तो आई फेल्ट कि थिंग्स आर काइंड ऑफ लाइनिंग अप ना, एक बहुत मज़े की चीज़ होगी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। आई लाइक डूइंग डिफरेंट थिंग्स। तो बस ये चीज़ें देख के मैंने डिसाइड किया, मैंने थोड़ी फिर वर्किंग की और फिर मैं डिसाइड किया कि मैं करूँगा। कोई ऐसा बचपन से प्लान नहीं था कि कोई कैट कैफ़े खोलूँगा। इट वाज नॉट अ लॉन्ग टर्म प्लान। बस सामने जैसे चीज़ें आई ना, तो एक बहुत मज़े की एक अपॉर्चुनिटी लगी। और एक मतलब कि लेकिन अचानक से आइडिया पॉपअप कैसे हुआ कि कैफ़े, ठीक है आप ये तो सोचते हैं मुझे बिजनेस करना है, मैं कैफ़े खोल लेता हूँ, रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ, डिफरेंट करना है, हर कोई डिफरेंट करना चाहता है लेकिन कुछ। कैट्स के साथ करना, ठीक है, यू आर अ कैट लवर, यू आर ऑलरेडी हैविंग कैट्स एट होम, बट स्टिल ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के लिए इट्स वेरी न्यू। जी बिल्कुल। मुझे ठीक है, कैट कैफ़े तो है, मगर एट द वेरी कोर ना, एसेंशली मैं चाह रहा था मैं एक जगह बनाऊँ जहाँ पे कोई भी आके रिलैक्स हो जाए। Okay. वो अपने घर के इश्यूज़ या जॉब की स्ट्रेस या वगैरह जो है ना, थोड़े टाइम के लिए भूल जाए एंड जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। वेरी राइट। अब बिल्लियाँ जो होती हैं और इवन जानवर इन जनरल ना, दे हैव दिस काइंड ऑफ इफेक्ट कि आप अपने सोचों से निकल जाते हैं। सही बात है। तो और एक बड़ी मतलब कि एक हेल्दी सी एक्टिविटी हो जाती है। एक मेरे गेस्ट ने मुझे पॉइंट आउट किया था, बात से मुझे बहुत खुशी हुई थी। और उन्होंने बोला कि अपने कैफ़े में देखो लोग बैठे हुए हैं, तुमको क्या यहाँ पे फ़र्क लग रहा है और कैफ़े से और रेस्टोरेंट से? मुझे समझ नहीं आई उसकी बात। उसने बताया कि देखो कोई अपने फ़ोन पे नहीं बैठा हुआ। तो आजकल अक्सर आप रेस्टोरेंट में भी जाएंगे या कैफ़े में जाएंगे, साथ साथ दोस्त बैठे होते हैं, फैमिली बैठी होती है, कोई एक आध या सभी फ़ोन पे लगे होते हैं ना। तो वो बात देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। फैमिलीज आई हुई हैं, दोस्त आए हुए हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बिल्लियों से खेल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं वगैरह ना।
तो एक बहुत ही आई थिंक होलसम सा एक एक्सपीरियंस होता है, होलसम सा माहौल होता है। फ्रेंडली कैट्स हैं और सारी। जी फ्रेंडली कैट्स है ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सो कॉन्सेप्ट जरा सबको एक दफ़ा हम क्लैरिटी के साथ बता दें, बिकॉज कैट्स कैफ़े और हमें होता है कि अपनी अपनी बिल्लियाँ आप नहीं ले जा सकते वहाँ पे। वो रीजंस ज़ाहिर है तैयब आपको बताएंगे भी, बट ये होता है कि वहाँ पर जब आप उस कैफ़े में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ढेर सारी बिल्लियाँ मिलेंगी और सारी साफ़ सुथरी प्यारी प्यारी फ्रेंडली कैट्स, जहाँ पर आप बैठ के अपनी खाना पीना अपनी ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं, बिल्लियों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपका फ़ोन साइड पे है और आप अपने आप को टाइम दें। मैं ये कहूँगी कि जब आप जानवरों को, आप पेट्स को जब टाइम दे रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है आप अपने आप को, आपकी हीलिंग हो रही होती है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सो अब लोगों ने टाइम लगा लोगों को इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने में, या फिर जब नया कॉन्सेप्ट था तो लोग भागे भागे आए और उसके बाद एक मैं कहूँगी कि एडिक्शन हो जाती है, किसी एक बिल्ली से दोस्ती होगी वहाँ पे, बात है। तो फौरन जो है अब लोगों को आज मैं उस डेली कैफे आपके जा रहा हूँ उस कस्टमर्स बिल्ली हो से जाते मिलने। हैं। बिल्कुल कुछ जो हमारे रेगुलर गेस्ट हैं वो आते हैं, उनकी ख़ास बिल्ली से अटैचमेंट हो जाती है कुछ ऐसे, तो वो आते हैं तो पूछते हैं कि वो रस्टी की तरह सबको साइड पे करो, मुझे रस्टी के साथ बैठना है। ओके, क्यूट नेम। हाँ इस तरह। ऑलराइट। हाँ एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे पास जो बिल्लियाँ हैं ना वो मेजॉरिटी जो हैं रेस्क्यू हैं या स्ट्रे हैं, या लोगों ने आगे दी हुई हैं कि हमसे संभाली नहीं जा रही या हम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तो हमारी तमाम बिल्लियाँ जो है इस तरह हमने वो हासिल की है। लेकिन उन तमाम बिल्लियों को ट्रेन भी किया है आपने, कि फ्रेंडली। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब कि यंग एज से ही क्या हुआ है। हाँ। और सर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि शुरू में हमने और भी बिल्लियाँ रखी हुई थी, मगर हर बिल्ली की पर्सनालिटी या जो भी मिजाज होता है ना इस जगह से फिट नहीं करता। कुछ और बिल्लियों के साथ कंफर्टेबल नहीं है, किसी की अपनी पर्सनल स्पेस होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो फिर मतलब कि जो बिल्लियाँ वहाँ पे फिट नहीं हुई, सूट नहीं हुई वगैरह, वो फिर हमने आगे ना उनके लिए अच्छी फैमिलीज ढूंढ ली हैं। ओके। फिर जो अभी बाकी रही हैं वो सब मतलब कि बहुत एडजस्टेड हैं एक दूसरे के साथ, लोगों के फ्लो के साथ। बिल्लियाँ तो होती भी मूडी हैं वैसे, अच्छी खासी। कितनी है तादाद कितनी है? एक टाइम पे हम कैफ़े में 15 बिल्लियाँ रखते हैं, ठीक है। +-1, और टोटल अभी हमारे पास कुछ 20 प्लस हैं। ओके। तो उनमें से अभी 3 जो है वो न्यू मदर्स हैं और उनके वो किटन्स हैं, तो दे आर नॉट रेडी टू बी इन द कैफ़े। ओके। जाहिर सी बात है उनकी एक हेल्दी एज होनी चाहिए जहाँ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, लोगों के खुदा न खास्ता लोगों के पैर के नीचे ना आए। और दूसरी बिल्लियाँ बाज़ औक़ात वो भी नुकसान पहुंचा देती जी। हैं। So it's और better मैटरनिटी फिर- लीव पे गई kittens हैं को तो बिल्लियाँ। बहुत हाँ ख्याल हाँ है। मैटरनल या बिल्कुल हमारी मतलब हम बहुत अच्छी पॉलिसीज़ है हमारी, आपकी अच्छी वो policy। प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ है हमारी। अच्छा इसमें देखिए तो दो बातें, एक चीज़ ये होती है कि बहुत सी फैमिलीज, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी ऐसी जगह पे खाना खाने का जाएं जहाँ पे कोई बिल्ली आ जाए तो फ़ौरन से वो हट जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट का ये है कि आप लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं आप आएँ, अगर आप नहीं भी किसी पेट के साथ या किसी जानवर के साथ आपने पहले टाइम गुजारा तो दैट्स द परफेक्ट स्पॉट और प्लेस फॉर यू जहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो व्हाट्स योर फिलॉसफी इसमें, कि यही बात है कि कनेक्ट करने लोगों को इसके साथ, प्लस ये कि अपना टाइम गुजारना अपने साथ? जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने कैफ़े जो है थोड़ी सी हट के बनाई है किसी कमर्शियल या पॉपुलर सेक्टर से ना, तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो लोग आते हैं वो उसी के लिए आते हैं। हमारे पास एक्सीडेंटल गेस्ट या वॉक-इन्स जो होते हैं वो बहुत ही कम है। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो आ रहे होते हैं ना उनको पता है कि वो किस चीज़ के लिए आ रहे हैं, तो फिर कोई इतराज़ भी नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं, मगर फिर वो अपने रास्ते से हट के क्यों इधर आएंगे ना। तो इस तरह हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, वी डोंट हैव टू डील विद सिचुएशंस जहाँ पे कोई गेस्ट नाराज़ हो या इतराज़ हो वगैरह। और गेस्ट के लिए भी अच्छा है कि उनको पता है कि वो इधर आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं और इधर क्या होगा, एक्सपेक्टेशंस क्या ऐसे है। क्या इसमें ये भी होता है कि कोई रश हो गया, अब आप कहें कि भाईजान खाना शाना खा ली, चलो बिल्ली से मुलाकात होगी, निकलो अब यहाँ से, अगले गेस्ट भी आ गए, अगले कस्टमर को भी आने ये दो, उन्होंने ये आए तो वो challenge सिर्फ होगा। जूस पिया और बैठे हुए 4-4 घंटे रस्टी के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है। बिल्कुल हमारी ऐसी पॉलिसी है कि अगर वो रेस्टोरेंट बिजी हो या रिजर्वेशंस आ रहे हो तो हम गेस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 घंटे का टाइम वो अपने आप को लिमिट करें। सही। और अगर कैफ़े बिजी ना और स्पेस है तो फिर हम किसी को भी नहीं कहते कि निकल जाए। लोग जो है अक्सर 2 घंटे 3 घंटे वहाँ पे, क्योंकि जिस तरह मैं बताता है वैसी जगह जहाँ पे आप थोड़ा सा भूल जाते हैं अपनी ज़िंदगी और परेशानियाँ ना, तो 2-3 घंटे लोग बैठे होते हैं, हमको मतलब कोई इशू नहीं है, हमको खुशी होती है, बिल्लियाँ खुश होते हैं, सोशलाइजिंग के लिए कोई लेकिन है। साथ साथ आपको ये भी कि भाई मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, ये भी ज़रूरी है। यहाँ की चीज़ें, यहाँ का जो बिल देता हूँ सब कुछ वो ऑब्वियसली बिल्लियों की तनख्वाहें कॉस्ट है। बिल्लियों, जी बिल्कुल। अच्छा बिल्लियों की भी तो एक इतनी अच्छी खासी कॉस्ट होती है, और अभी जो आप 20-25 बिल्लियाँ बता रहे हैं इनकी तो एक हैंडसम अमाउंट आपको पर मंथ चाहिए उनको टेक केयर मेंटेन करना, करने के लिए। फूड एंड एवरीथिंग। जी
बिल्कुल ऐसे ही है। तो शायद मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था कि एक ये मनी मेकिंग वेंचर नहीं है इंसेंशली, इट इज़ अ बिज़नेस। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्रॉफिट भी आ रहा है, मगर ये वैसा नहीं है कि आपने अपने पैसे डाल के अब आपको बहुत ही शानदार रिटर्न्स मिलेंगे। ओके तो आई मेड दिस आउट ऑफ पैशन, आई मेड दिस क्योंकि एक अच्छी चीज़ करने का अपनी खुशी होती है, अपना मज़ा होता है, Very true. लोगों को खुश देखते हुए मतलब कि इन चीज़ों की भी एक वैल्यू होती है बियॉन्ड। ठीक है, इट्स अ बिजनेस, लेकिन सिर्फ वो ये नहीं है कि आपने बस पैसा ही कमाना है। तो दैट मींस कि वो कैफ़े को बहुत एक्सपेंसिव नहीं होगा। आप मतलब जैसे नॉर्मल कैफ़े रेस्टोरेंट से वैसे ही आपको मिलेगा फूड। ऐसे ही है, हमारी प्राइसेस मतलब कि काफ़ी नॉर्मल Competitive ही है। है जी बिल्कुल। हमारे और कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट्स के बीच में ये डिफरेंस होगा कि हमने एक एंट्री फ़ी लगाई हुई है। अच्छा तो जी, तो इट्स 500 पर पर्सन या Okay. 250 फॉर किड्स, मगर ये एंट्री फ़ी जो है ये फुली रिडीमेबल है। तो Okay. आप अगर आके आप कुछ भी ऑर्डर करें, तो उसमें कॉफ़ी adjust या हो क्या जाएगा। ट्रीट्स, तो उसमें पूरा एडजस्ट हो जाएगा। Okay. तो तो अगर आप ये मतलब- सोच रहे थे कि आप बस हाँ। जाएंगे वहाँ बैठेंगे बिल्लियों से रस्टी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे वापस आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ आपको 500 रुपए तो कम से कम आपको देने होंगे खाए बच्चे को पिए। 250। मुझे बच्चे ज़्यादा आते हैं पेरेंट्स के साथ, उनका मुझे लगता है कि बच्चे ज़्यादा Yes. मानूस हो जाते हैं बहुत जल्दी पेट्स के साथ। बिल्कुल, फैमिलीज़ काफ़ी आती हैं, बच्चे काफ़ी आते हैं, लड़कियां बहुत सारी आती हैं। अनफॉर्चुनेटली लड़के उतने नहीं आते, मुझे अजीब लगता है, मैं लड़का हूँ, मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं, मेरे जैसे लोग किधर हैं। आते हैं मगर एक दो अच्छा के। दैट्स राइट, मैंने भी आपके इंस्टा पे देखा जाके, तो वहाँ पे जितनी वीडियोस हैं मुझे लड़कियों की वीडियोस ज़्यादा नजर आ रही हैं बिल्लियों के साथ। तो हाँ, तो ये ऐसे मुजाहिद ही है। जैसे लोग किधर हैं? ये मुजाहिद तेरा अच्छा सामने मुझे लगता है। है लोग काफी सारे होंगे, लेकिन बाजू का लड़कों की प्रायोरिटीज थोड़ी डिफरेंट ये भी लड़कों होती के है ना। आसपास ऐसे लोग होते हैं कि जो नहीं जा सकते ना। नहीं फिर होता, ऐसी वीडियो जगह गेम पे। खेल ली हमने उस टाइम में, वीडियो गेम खेल ली हमने, क्रिकेट खेलने चले गए, और या ग्रुप you ऑफ know, फ्रेंड्स होता है उसमें, एक तो शायद जाना चाह रहा होगा, बाकी नहीं जाना चाह रहे होंगे हाँ, ना, ये ये भी बात है पॉसिबिलिटी है। लड़के फिर अकेले जाते भी नहीं है लड़कियां ना, थोड़ा कहते सा हैं अलोन gang- टाइम एंजॉय भी कर रही होती है, ऐसे भी होता होगा, अकेले के लिए लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे होंगे आने के लिए। जी, मुझे ये भी चीज़ बहुत पसंद है कि हमारा कैफ़े ऐसे है ना कि आपको किसी और के साथ आप ज़रूरी नहीं है कि आपको पकड़ना पड़े किसी के Yes. साथ आना। वहाँ पे इतनी मतलब कि एक्टिविटी और एन्जॉयमेंट है कि लोग खुशी खुशी अकेले भी आते हैं, अपनी कॉफ़ी ऑर्डर करके, कोई किताब पढ़ रहा होता है, गोद में बिल्ली होती है, या बस बिल्लियों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं ना। तो इट्स अ रियली गुड स्पेस कि अगर आप अपने साथ अलोन टाइम स्पेंड करना चाहें, एक मतलब कि काफ़ी रिलैक्सिंग और थेरेप्यूटिक भी होता है, जिस तरह आप कह रही थी, बिल्कुल सही बात है। तो उस तरह भी लोग तो करते फिर हैं। मतलब हम तो विजिट करेंगे बहुत मैं जल्द, because लाजमी ये बड़ा करूँगा। यूनिक अच्छा, सा क्योंकि concept मेरे है। जो बच्चे हैं वो तो इतना पीछे पड़े हुए हैं कि बाबा कैट लें, वो मेरी चूंकि आप पता है कुछ और रीजंस है किसकी वजह से मैं नहीं लेकर आता घर पे, लेकिन अब मैं उनको वहाँ लेकर जाऊंगा। तो खुश हो जो जाएंगे। तुमने टाइम स्पेंड करना है वहाँ स्पेंड करो उनके साथ। तो सारे, मेरे ख्याल है सारे पेरेंट्स खुश हो गए होंगे जिनके हाँ। बच्चे जिद करते हैं कि हमें बिल्लियां रखनी हैं, बिल्कुल। पेट्स की बात के, बिकॉज जो नहीं भी रखते मैं उनको भी अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनको मैनेज नहीं कर सकते। Yes. बल्कि अक्सर औकात हम ये देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स बच्चों के प्रेशर में आके रख तो लेते हैं। पेट्स रख लेते हैं, लेकिन उनका ख्याल नहीं रख पाते। अगर आप जुल्म है ना ख्याल ये नहीं भी। रख पाते, आप मेंटली तौर पे आप तैयार नहीं हैं, आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, आपकी रूटीन ऐसी है कि आप मैनेज नहीं कर पाते, तो प्लीज़ मत रखें। तो ये कैफ़े भी मौजूद है जहाँ पे आप जा सकते हैं, और जहाँ पे जाके आप बिल्लियों के साथ डेली आप टाइम स्पेंड मुझे कर रस्टी सकते से हैं। मिलना है जाके। रस्टी से मिलना है आपने? I don't ओके। know। और cute-cute नाम बताते हैं फेमस जरा। कौन सी है सबसे ज़्यादा? किटन्स लोग बहुत पसंद करते हैं, तो हमारी किटन है ज़ोरो, उससे ज़ोरो। लोग जी बहुत प्यार करते हैं। रस्टी मशहूर है गलत रीजंस की वजह से। क्यों? उसको ब्राउनीज का बड़ा चस्का चढ़ा। अगर आप जाएं तो ब्राउनीज ऑर्डर ना करना, बल्कि करें ऑर्डर ताकि रस्टी आपके पास आए। ऑर्डर 2 ब्राउनीज, 1 फॉर योरसेल्फ एंड 1 फॉर रस्टी। तो अक्सर जब भी हम फूड सर्व करते हैं, हम गेस्ट को वार्न करते हैं कि देखिए हमारी 1-2 बिल्लियाँ थोड़ी सी शैतानी है, तो आप अपना खाना जो है थोड़ा बचा के रखें। जाहिर सी बात है, हमारा स्टाफ भी उधर मौजूद होता है हेल्प करने के लिए, मगर हम गेस्ट को भी वार्न कर लेते हैं। तो ज़्यादातर रस्टी की ही वजह से हम ज़्यादा एहतियात कर रहे परेशान होते होते हैं। हैं। रस्टी को आप जरा रजा के भेजा करें ना, खिला पिला के उतारा मगर करें। साथ में ना यही चीजें होती हैं, यही मस्ती होती है, जिससे लोग खुश भी होते हैं, और हम Okay. भी जो है हमारा भी टाइम अच्छा जा रहा होता आई है। थिंक एंजॉय करते हैं लोग, लेट्स ईट टुगेदर रस्टी। अच्छा नहीं, और क्या आप- करती है? म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर देती है, खा लेती है आके। पंजे मारना शुरू कर देती है, या डायरेक्ट प्लेट में से ब्राउनी खा जाती है? हाँ नहीं, वो बड़े प्यार से और खामोशी से आ जाएगी आपके टांगों के साथ, और फिर यूं ऊपर करके टेबल के ऊपर झांकेगी, अच्छा वहाँ पे रखा हुआ है, सही है, यूं करके।
यूं करके जंप तरीका करेगी और वारदात उसका ड्रामे ये है कि लेने वो आराम से पहले कंफर्टेबल करेगी आपको, जी, जी। लोटपोट करेगी आपको, जब आप उसके ध्यान आपका लग जाएगा वो चेक करेगी क्या क्या बड़ा है, यूं उसने अभी अपना हिस्सा लिया, बड़ा जी, जबरदस्त जी। तरीका है अपना वारदात हिस्सा लिया उसने, बेसिकली उसका अपना हिस्सा है, वो उस पे हाँ। लिखा हुआ है, देखिए रिस्क पे नाम लिखा होता है ना, उस पे लिखा होता है साइबर रस्टी, तो उसने अपना हिस्सा लिया, चली गई। ऐसे ही और है जोरो वो शरारती है या बस वो अडोरेबल काफी cute है तो बहुत। पसंद करती है? जोरो जो है बहुत क्लिंगी है, उसको बहुत पसंद है कि वो लोगों के साथ मतलब कि वो प्यार करे और वो म्याओ करता है, लोगों के साथ रब सही। करे वगैरह, तो वो इस किस्म का है, उसकी मतलब कि अट्रैक्शन जो है वो इस चीज़ की वजह से है। अच्छा, जैसे कोई आता है, जैसे आपने कहा कि आएगा वो रस्टी से ही मिलने जा रहा है, सो ऐसे ये जो बिल्लियाँ ये भी किसी से अटैच हुई हैं जो आपने देखा हो कि कोई ऐसा जो कि डेली आ रहा हो या फ्रीक्वेंटली आ रहा हो, आपने देखा हो कि ये बिल्ली बहुत जा रही है उसके पास, अटैचमेंट बढ़ती जा रही है इसकी, हैव यू सीन दैट? नहीं, ऐसे नहीं हुआ, और Okay. इसकी वजह भी आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि बिल्लियाँ जो होती हैं ना, बल्कि डॉग्स भी और शायद और भी पेट्स ऐसे ही होते होंगे कि जो उनको खाना देता है ना हर दिन, उससे सबसे ज़्यादा प्यार होता है। ऑब्वियसली बात तो सही है। हमारी जो बिल्लियाँ हैं वो ज़्यादातर स्टाफ के साथ अटैच्ड हैं। सही। तो कोई एक दो है जो मेरे साथ अटैच है, एक है मंचकिन, मेरा लाडला। ओह। तो वो जब मुझे देखता है तो आके मेरी पैंट के ऊपर से वो चढ़ना शुरू हो जाता है और फिर मेरे कंधे पे आके बैठ जाता है। तो वो मुझसे काफ़ी अटैच्ड है। फिर जोरो जो है वो ज़ैनब से काफ़ी अटैच्ड है, जो हमारी कैट वेलफेयर ऑफिसर है। ओके। तो उसका वो फुल टाइम जॉब यही है कि वो बिल्लियों की देखभाल, बिल्लियों को देखे कि वो कोई मतलब कि रफ हैंडलिंग वगैरह नहीं हो रही और कि कोई गेस्ट भी नहीं तंग हो रहे बिल्लियों की वजह से, कुछ ऐसा है। दैट्स ग्रेट, तो इट्स इस तरह है। वंडरफुल कॉन्सेप्ट, और आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, इनिशिएटिव आपने लिया, और जिस तरह लोगों को आप अपने साथ टाइम गुजारने के लिए फ़ोन से ज़रा डिस्कनेक्ट करना, मी ओनली टाइम जिसको आपने बड़ा चेरिश करना होता है, आपने उसकी तरफ उनको राग़िब भी किया, लोगों को एहसास भी दिलाया किस तरह से ख्याल करना होता है, कैसे उनका टाइम स्पेंड करना होता है आपने, एंड ईट टुगेदर, ये भी बात है। थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप, बहुत शुक्रिया। और वी वुड लव टू विजिट दैट जी, हमने लाजमी विजिट करना है, आपने विजिट करना है इस कैफ़े का, जो भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के आसपास रहते हैं, जस्ट फाइंड दैट कैफ़े जो कि एक ही कैफ़े है इस तरह का, तो आपने विजिट करना लाजमी, और फिर आप हमें भी बताइएगा कि आपका विजिट कैसा रहा। आपसे इजाज़त नहीं ले रहे, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं खूबसूरती की, जिसको हम सब ने सर पे सवार कर लिया है, और खूबसूरती ज़रा हर एक के लिए बहुत डिफरेंट होती है। हेल्थ कह लेते हैं हमें होता है, नहीं शुभ, हेल्थ की बात नहीं करूँगी यहाँ पे मैं, क्योंकि हेल्थ को लोग नज़रअंदाज बाज़ोकात कर देते हैं, और उन्हें होता है अच्छा जी हमारी स्किन जो है ना वो बड़ी ही खूबसूरत लगनी चाहिए, हमारे फेस पे कोई रिंकल नहीं होना चाहिए, हमारे फेस पे एक कोई छोटा सा स्कार भी नहीं होना चाहिए, ग्लास स्किन हमारी होनी चाहिए। और फिर जब एज बढ़ रही होती है तो एजिंग जो हमारे ऊपर आ रही होती है, तो हम कहते हैं हमें एजिंग भी नहीं चाहिए, उसके लिए हमें anti-aging परफेक्शन चाहिए। process, जैसे हम हो बड़े बड़े प्रोसेसेस हम Yes. देख रहे होते हैं, खुद से लोग कहीं पर चले जाते हैं, आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता होते चीज़ों के, और आप उन चीज़ों को थ्रू आउट जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ मैंने देखा है जो मेडिसिन होती हैं वो खुद से घर में लेना शुरू कर देते हैं और किसी से कंसल्ट नहीं भी करते, ताकि हम जो है वो एजिंग की तरफ, क्योंकि खौफ हमारे दिमाग में एग्जिस्ट कर रहा होता है कि हमने कभी बूढ़ा नहीं होना, हमने कभी ऐसा नहीं लगना कि हमारे ऊपर एजिंग आ रही है। आप ये देखें ना कि कितना कॉमन है कि हम अपनी एज से मतलब जब भी बात करते हैं, हालांकि सबको एज पता होती है कि क्या एज होती है, बट स्टिल हम उसको ना एम्ब्रेस नहीं कर रहे होते। कोई अगर बात करे ना कि आपकी नहीं मैं तो आई एम वेरी यंग, नहीं मैं तो इतने का नहीं हुआ या मैं इतने की नहीं हुई, हालांकि पता होता है आपकी एज क्या है। जनरली हमारे अंदर इन बिल्ट एक खौफ पैदा हो चुका है बड़े होने का, एजड होने का। जो बात आपने की ना एंटी एजिंग, जो कि बहुत से प्रोसेसेस आजकल होते हैं, बहुत से मेडिसिन, बहुत से ड्रिप्स एंड थिंग्स लाइक दैट वो जो इस्तेमाल हो रही होती हैं, आज हम उस पर बात भी करेंगे। ठीक है, एंटी एजिंग के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर भी बात होगी। क्या गलत प्रैक्टिसेस हैं जो कि हो रही हैं इन सोसाइटी, उस पर भी हम बात करेंगे। प्लस एक बात जो कि सामने आती है कि वो जी एंटी एजिंग ड्रिप्स लगवाने से या एंटी एजिंग टैबलेट्स खाने से या कोई ऐसी चीज खाने से आपका पूरा डेथ हो जाती है, इस पर भी बात केसेस करेंगे। देखें कुछ इस तरह के जो वायरल हुए, बट ऑब्वियसली उसकी क्या
क्रेडिबिलिटी है, ऑथेंसिटी क्या है, उसके हवाले से हम जरूर एब्सोल्युटली। डॉक्टर सुभान यासीन ने हमें ज्वाइन किया है, ही इज एन एस्थेटिक फिजिशियन, उनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। यू आर एस्थेटिक फिजिशियन, लेकिन साथ साथ मुझे आप फैशन व्लॉगर भी लगते हैं। कोशिश बड़ा अच्छा करते कैरी हैं। करते हैं अपने आप को, थैंक यू सो माशाल्लाह। मच, थैंक यू सो मच। ग्रेट। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो बात होती है किसी भी एक केस के बाद कि वो चूंकि उसने एंटी एजिंग प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा करवाए थे, ड्रिप्स या मेडिसिन, इसकी वजह से डेथ हो गई, ऐसे बहुत से केसेस सामने आए हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या वाकई कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप लोग इस्तेमाल करते हैं जिसका कोई ऐसा इम्पैक्ट बॉडी पे हो जाता है? बिल्कुल, इस पे अगर बात करें तो देखें, वो कहते हैं इस पे जब भी हम बात करते हैं एंटी एजिंग की, तो जो भी ट्रीटमेंट्स हम ले रहे हैं, एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हम एक चीज़ यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप जब भी कोई किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे से, एक अनट्रेंड बंदे से आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसका नुकसान हो सकता है, और वो नुकसान डेथ भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेसिफिकली एंटी एजिंग ड्रिप्स की, तो इस टाइम जो कुछ भी हमारे मुल्क में या ओवरऑल मार्केट में इंटरनेशनली अवेलेबल है, दे आर नॉट दैट बैड कि वो आपकी डेथ कॉज कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी में एक नॉर्म है कि हमने एक चीज़ को हाईलाइट किया, देन हमने उसको उसके लिए एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे उसको यूज़ किया, एंड वो एक चीज़ को हमने टैग कर दिया। क्योंकि आजकल आई थिंक द पीपल आर वेरी अवेयर ऑफ एंटी एजिंग स्टफ। लोगों को बहुत एक आम कॉमन पर्सन हमारे पास आता है, हु इज़ नॉट अ सेलिब्रिटी और एनी टीवी पर्सनैलिटी, बट उसको भी चाहिए कि आई वांट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आई थिंक कि हम अगर इस पे एंटी एजिंग ड्रिप्स की बात करें या कोई भी ट्रीटमेंट की बात करें, तो हर चीज़ के साइड इफेक्ट हैं। देखिए, हम पेनाडोल टैबलेट लेते हैं विच इज़ फॉर द फीवर और द पेन, उसके भी साइड इफेक्ट हैं। सो नथिंग कम्स विदाउट साइड इफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सो बट जस्ट वी हैव टू बी मेक श्योर कि हम जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिसके थ्रू ले रहे हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहा है। रिक्वायरमेंट क्या है और कितनी रिक्वायरमेंट है? कितनी रिक्वायरमेंट। आई एम द डॉक्टर। देयर आर पीपल हु, हम उनको कहते हैं कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के लोग होते हैं, जो कि किसी हाल में खुश नहीं होते। दे वांट टू गो टू एवरी एक्सट्रीम, उनको जाना है, उनको हर हद तक जाना है टू स्टे यंग। सो आई थिंक वी शुड एज ग्रेसफुली। ऐसी बात नहीं है, वी कैन एज ग्रेसफुली हम ट्रीटमेंट्स के साथ भी। डॉक्टर साहब, ये भी अगर हम बात करें कि ठीक है, अगर किसी को अपने फेस पे रिंकल नहीं भी पसंद, तो नहीं पसंद उसको, ठीक है, इट्स परफेक्टली फाइन कि आप उसको उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन जो पॉइंट आप भी रेस कर रहे हैं वो ये है कि प्लीज किसी प्रोफेशनल के पास जाएं। एग्जैक्टली, प्रोफेशनल के पास जाना बहुत जरूरी है। आई ऑलवेज कोट के द रिंकल्स आर द विस्पर्स ऑफ टाइम। तो रिंकल आना कोई बुरी बात नहीं है, और उसको ट्रीट करवाना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक लिमिट में और किसी प्रोफेशनल हैंड से, विच इज़ वेरी कॉमन। हमारे आजकल सोसाइटी में बहुत सारे उभरते हुए नाम आ जाते हैं कि जो खुद को डॉक्टर कहला रहे होते हैं, और हमारी आवाम उन पर यकीन भी कर रही होती है, बिकॉज वी पोर्ट्रे लाइक दैट, बिकॉज वो पीआर इतनी ज़्यादा। और हमें दुख सिर्फ हमारी टीवी पर्सनैलिटी से होता है। आई वोंट टेक नेम, बट हमें दुख ये होता है कि आप विदाउट उस बंदे की जो एजुकेशन है, उसका बैकग्राउंड जाने बगैर, हाउ कैन यू प्रोमोट समवन? लाइक यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ इट ना, कि आप किसी की प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, कोई क्लिनिक है या वट एवर इट इज़, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल के, क्योंकि आपको देख के एक नॉर्मल बंदा उस बंदे के पास आएगा। सो नाउ दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोशल पर्सन कि आप किसी क्वालिफाइड बंदे को प्रमोट करें। नोबडी टेक केयर ऑफ इट, यू नो। ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब थोड़ा सा वाइटनिंग का भी बड़ा क्रेज़ है ना हमारी हाँ, हमारी जो हम एशियंस को बड़ा एक मसला है हमारे साथ, ये कि हम ये सोच रहे होते हैं कि अगर हम सांवले हैं तो हम खूबसूरत नहीं हैं, और वो एक आज तक अनफॉर्चुनेटली 2025 की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम यही कह रहे होते हैं जी हमें तो जी गोरा रंग चाहिए। जो नेचुरली आपका रंग है, अल्लाह ने दिया है, वो हर रंग खूबसूरत है, हम उसको नहीं अप्रिशिएट। इंसान की फितरत है कि वो किसी हाल में खुश नहीं है। गोरा काला होना चाह रहा है, और जो काला है वो गोरा होना चाह रहा है। मैं अक्सर ये कोट अपने पेशेंट को भी बोलता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बना जो काले को गोरा कर दे, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट कि हर बंदा दे वांट वाइटनिंग, दे डोंट वांट द हेल्दी स्किन। अच्छा, नहीं तो फिर ये जो ड्रिप्स लगाते हैं, इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, ये क्या करते हैं ऐसा कि वाकई रंग में तो हम अच्छा खासा फर्क देख रहे होते हैं? द ग्लूटाथियोन इज द एंटीऑक्सीडेंट जो आपके स्किन में बहुत सारे फायदे देता है। इट आल्सो वर्क्स एज अ इम्यूनिटी बूस्टर। तो जब हम बात करते हैं स्किन वाइटनिंग की, हम जो भी बड़े बड़े नाम टीवी पे देख रहे होते हैं, हम लोगों का बिफोर एंड आफ्टर देख रहे हैं, दिस इज नॉट ओनली अबाउट द वाइटनिंग ड्रिप्स।
इट्स अ होल हैसल ऑफ द पर्सन एंड द डॉक्टर। उन्हें एक प्रॉपर स्किन केयर आती है, उसमें आपकी डाइट आती है, आपकी डेली रूटीन है, आपका सन एक्सपोजर है, लाइट एक्सपोजर है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। सो इट्स नॉट वन थिंग कि देर आर सम ड्रिप्स, हमने उनको IV लिया और हम 4 दिन बाद या 4 हफ्ते बाद या 4 महीने बाद हम एक ड्रास्टिक चेंज के साथ आगे विदाउट अ हेल्दी स्किन केयर रूटीन। ओके, ये भी तो कहा जाता है कि जितनी मर्जी अच्छी स्किन रूटीन आपकी है, जितने मर्जी आपने इंजेक्शंस या ड्रिप्स लगवा रहे, तब भी जो आपकी जो स्किन एक्चुअल स्किन थी जिसको आपने ख़राब कर लिया है विद एनवायरनमेंट, वही वापस आएगी, उससे बेहतर नहीं होगी। देखिए जो हमें कुदरत देती है व्हेन वी आर बॉर्न विद द बेबी स्किन, तो बहुत अच्छी देती है, हम तबाह करते हैं उसको एज के साथ साथ। अब हमारे पास मोस्टली पेशेंट आते हैं जो 36 साल की एज में या 40 साल की एज में, जिनने लाइफ में कभी सन ब्लॉक भी नहीं लगाया, एंड दे एक्सपेक्ट कि वो 4 हफ्ते की ट्रीटमेंट से, 2 सेशन से, 3 सेशन से दे गेट बैक द बेबी स्किन अगेन। सो विच इज़ नॉट पॉसिबल, हम ये नहीं कह सकते। इट्स अ लॉन्ग रन प्रोसेस। जिस भी हेल्थी प्रोसीजर में वो कोई भी है, इवन इट्स एंटी एजिंग, एंटी रिंकल और वट एवर वी टॉक अबाउट, हम ब्यूटी की बात करें तो इट टेक्स टाइम, इट्स अ कमिटमेंट, लॉन्ग रन कमिटमेंट। कितना वक्त लगता है वैसे इस प्रोसेस में? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये आज 36 साल का कोई लड़का या लड़की आते हैं और वो कहते हैं कि हमने पहले तो नहीं की स्किन रूटीन, हमें पता ही नहीं था, एक्सपोजर नहीं था, मालूम नहीं था कि कौन सा सीरम लगाना है, कौन सा प्रोसीजर करवाना है, अब वो करवाना चाहते हैं विद अ हेल्दी स्किन रूटीन। वो इसलिए नहीं आपके पास आए कि मुझे गोरा रंग चाहिए, वो कहते हैं जी मैं चाहता हूँ कि मुझसे जो गलती हो गई है अब मैं उसको सुधारूँ, हेल्दी स्किन के साथ, ग्लोइंग स्किन, प्लम्पी स्किन मेरी हो जाए, क्या करें वो? देखिए, आई ऑलवेज सेज कि कोई भी प्रोडक्ट चेंज करवाने से पहले फ्रॉम योर डॉक्टर कि मुझे फलां चीज़ सूट नहीं कर रही, वेट फॉर द 3 मंथ्स। एनी हेल्दी स्किन केयर रूटीन, इट टेक्स एटलीस्ट 3 मंथ्स टू शो अप कि आपको कितना फ़ायदा दे रही है। इफ़ आई से कि मैं एक प्रोडक्ट मैंने आज लगाना शुरू किया और मैं 2 हफ्ते बाद उसे चेंज कर दूं कि नहीं ये तो मुझे नहीं फ़ायदा नहीं दे रही, सो इट्स अ रॉन्ग थिंग। एटलीस्ट वेट फॉर 3 मंथ्स, देन वी कैन चेंज। अब बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे पास आती हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्किन ट्रांसफॉर्मेशंस, इट टेक्स 3 to 6 months एटलीस्ट टू गेट बैक टू द हेल्दी स्किन। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, एक हम ट्रेंड भी देख रहे होते हैं ना, कोई एक अगर कोई ये चीज़ करवाना शुरू कर देता है तो वो सब ऐसा दिखना शुरू करते हैं और लिटरली वो फिर फ़र्क आपको बड़ा कम दिख रहा होता है एक की शक्ल में और दूसरे की शक्ल में, बिकॉज हम सबके गाल एक बराबर सबके गाल बराबर के आपने गाल भरवा लिए यहाँ से, Yes. और उसके बाद हमें होता है कि फिर अब हमने एक ट्रेंड देखना शुरू कर दिया, एक ने करवाए वो फेमस, बाकी भी करवाना शुरू हो जाते हैं और फिर वो फ़र्क दिखना बड़ा कम, हमें फ़र्क नहीं दिख रहा होता। हमारे पास लोग आते हैं नाम लेके कि हमें फ़लाँ जैसे चीक्स चाहिए, हमें फ़लाँ जैसे लिप्स चाहिए, हमें लिप फिलर्स। तो मैं हमेशा हर पेशेंट को ये बोलता हूँ कि अल्लाह ने एक इंसान को दूसरे इंसान जैसा नहीं बनाया। हम एक कपड़ा किसी एक को सूट कर रहा है तो वो दूसरे को नहीं सूट कर रहा है, एक हेयर स्टाइल एक फेस की कट पे सूट कर रहा है, तो इस एस्थेटिक्स में भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हम कहते हैं एक एस्थेटिक डॉक्टर की एस्थेटिक आई होना बहुत ज़रूरी है। वो उस आंख से अपने मरीज़ को देखे कि उसके फेस पे क्या चीज़ अच्छी लगेगी। अब अगर मैं किसी को हेल्दी चीक्स दे रहा हूँ ड्यू टू द प्रोसीजर, इफ किसी एक बंदे को अच्छे लग गए तो दैट डजंट मीन कि एवरीबडी विल लुक गुड इन दैट। सो यू हैव टू, और इस पे कहीं ना कहीं पे आई वुड से कि पेशेंट की गलती कम होती है, इसमें प्रैक्टिशनर की गलती ज़्यादा होती है, जो गाइड नहीं कर रहे, और जो कुछ पेशेंट्स होते हैं हमारे, आई अग्री, जो बहुत ज़्यादा पुश करते हैं कि नहीं वी वांट इट, हमें ये चाहिए। वहाँ पे आप नो कहने की बजाय टू फिल योर पॉकेट यू डू इट, बट कहीं ना कहीं आपको ये समझाना चाहिए कि एक चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी। सो अकॉर्डिंग टू द फेशियल फीचर्स हमें फेस को डिज़ाइन करना। इसका साइड इफेक्ट भी होता है, बिकॉज जितने गाल भरते हैं उसका मतलब उतना फिलर उसमें ज़्यादा जा रहा है ना, ऐसा ही है, प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा जा रहा है। कितने टाइम तक वो स्टे करता है, और इसके साइड इफेक्ट्स पे मैं चाहूँगी हम ज़रूर बात करें। देखिए अगेन वही बात है कि एवरीथिंग हैज़ अ साइड इफेक्ट। अब जब आप एक लिमिट में रह के, इसकी फिलर की अक्सर हम मिसाल गुब्बारे के साथ देते हैं कि जब हम गुब्बारा फिल करें, जब हम उसको एक एक्सटेंट तक फिल करेंगे एंड नाउ वी टेक आउट द एयर, तो वो जो उस पर रिंकलिंग आ जाती है। सो सेम गोज़ फॉर द फिलर कि जब हम एक टिश्यू को उसमें फिल करें, फिलर इज़ अ फिलर, हम उसको फिल करें, जब हम उसको एक एक्सेस में फिल करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हैं, स्किन डैमेज है। उसके बाद इन द फ्यूचर आपकी वो पिलो फेस लुक जिसे हम कहते हैं, जो बहुत सारे हमारे हॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनने अब जाके वो ट्रांसफॉर्मेशंस में आ रहे हैं टू गेट बैक टू द हेल्दी स्किन, और उनके ये डिज़ास्टर हुए कि फिलर्स इतने ज़्यादा ले लिए कि दे केम विद द पिलो फेस, क्योंकि फिलर की एक क्वालिटी होती है, इट रिटेन्स वाटर। ये हाइलुरोनिक एसिड होता है तो ये पानी को अपने पास रिटेन करता है। नाउ दैट रिटेनिंग पावर ऑफ द वाटर इज कीपिंग योर फेस फ्लफी एंड प्लम्पी, अगर हमने बहुत एक्सेस में और रॉन्ग साइड पे करवा लिया। अच्छा कोई एक नाम जो कि लोग लेते हैं आपके पास आके, जी
किसी खातून का भी हो सकता है, किसी मर्द का भी हो सकता है, एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर, कोई भी, कि हमें वैसा दिखना है, वैसे फीचर्स की तरह कर दें फिलर्स हमारे? खातून ऐसी कौन सी होती है, कोई ऐसी एक्टर या ऐसे इन्फ्लुएंसर जिसके बारे में बहुत लोग आके कहते हो ऐसा दिखना है? सबसे पहले तो हम लोग खुद भी नाम यूज़ करते हैं फॉर द पब्लिसिटी, टू बी ऑनेस्ट, कि हम फलां जैसे चीक्स, तो हमें हानिया आमिर का बहुत बोला जाता है कि हमें हानिया आमिर जैसे चीक्स चाहिए, या अक्सर लोग आके कहते हैं हमें फ़हाद मुस्तफ़ा जैसी रंगत चाहिए, वो पहले ऐसा था और अब ऐसा है। तो फ़हाद मुस्तफ़ा का रेफरेंस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हम उनको ये बताते हैं कि फ़हाद मुस्तफ़ा इज़ नॉट द रिजल्ट्स ऑफ आईवी ड्रिप्स और दैट, इट्स अ प्रॉपर कमिटमेंट, इट्स अ स्किन केयर रूटीन। देखिए, जब आप एक लाइमलाइट में हैं, हम कहते हैं उनका काम है दिखेंगे तो बिकेंगे, ठीक है, तो वो जब आप एक अवेयरनेस भी होती है ना, व्हेन यू स्टार्ट अ शोबिज़ और समथिंग, आपको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, देन कम्स अ टाइम जब आपको हर चीज़ का पता लग जाता है कैसे क्या फॉलो करना है, तो इट्स अ हेल्दी, आई वुड से कि लाइफ रूटीन है उनकी, जो ज़्यादा मैटर कर रही और है। दूसरी बात है कि अक्सर लोगों को कहते हैं जी रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन लगवाए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई इंजेक्शन ऐसे नहीं है जो कि आपकी रंगत को इस तरह से इस हद तक जो है वो बदल सकते हो। ये होता है कि आप अपने फिटनेस पे ध्यान दें, आप डाइट पे ध्यान दें, आपकी स्किन केयर रूटीन इतनी अच्छी होनी चाहिए जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिकली आप हेल्दी अच्छा एंड देन नोइंग द राइट प्रोडक्ट फॉर यू, क्योंकि हर प्रोडक्ट हर शख्स के लिए होता भी नहीं है, किसने क्या प्रोडक्ट यूज करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन लास्टली कोई ऐसी चीज़ जो आप लाजिम बताते हैं कि यार ये डाइट में शामिल कर लें, इससे नेचुरली आपकी ग्लोइंग स्किन होती है, व्हाट इज दैट वन थिंग? वी आर ब्लेस्ड विद वन थिंग व्हिच इज वाटर, पानी। ओके, पानी ज़्यादा पिए, पानी। एंड द सेकंड थिंग इज इन स्किन केयर रूटीन, सन ब्लॉक। ओके, इसको फ़र्ज समझें। अच्छा, वैसे जब हमने किसी एस्थेटिक फिजिशियन से सवाल किया, उन्होंने यही कहा जी पानी और सन ब्लॉक को रूटीन में शामिल कर लें। आप बाहर निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, किचन में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट, कितना सन एक्सपोजर है, कितना लाइट एक्सपोजर है, मुंह धोएं, मॉइस्चराइजर लगाएं और सन ब्लॉक लगाएं और उसको रीअप्लाई करते रहें। और वो भी आप फाइंड द राइट सन ब्लॉक फॉर यू। वो नॉर्थ के लिए डिफरेंट हो सकता है, वो साउथ के लिए डिफरेंट होता है, वो आपके रीजन स्पेसिफिक होता है कि वहाँ पे कितना SPF वाला आपको सन ब्लॉक रिक्वायर्ड होता है। सो नोइंग द राइट सन ब्लॉक फॉर यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, लवली हैविंग यू सर। आपने लोगों को गाइड किया, हालांकि देखें नॉर्मली लोग कहते हैं ना नहीं जी मेरी दुकान चमकनी चाहिए, वो कहते हैं नहीं, काम अपनी जगह है लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है प्रोफेशन के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, रहिए साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज भी इम्तिहानी नताइज यानी रिजल्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि बहुत से घरों में बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया जा रहा होता है। मुझे ये लगता है कि जो हमारे साथ हुआ अपने वक्तों में, अपने बड़ों ने हमारे साथ किया, हम वही अब कर रहे हैं, हम उस जनरेशनल ट्रॉमा को लेकर चल रहे हैं। बहुत चिमटे पड़े, बहुत बेलन पड़े, बहुत चप्पल पड़े, फ्लाइंग चप्पल बहुत ज़्यादा पड़े हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, मिलेनियल्स का तो यही हाल था, हमारे साथ तो यही हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये होता था कि फलाने के बच्चे ने इतने नंबर ले लिए तो तुमने क्यों नहीं लिए। और हमारे लिए ट्रस्ट मी ये चीज़ ज़्यादा दुख वाली नहीं होती थी कि हमारे नंबर कम आ गए, ये चीज़ ज़्यादा परेशानी की होती थी कि अब पेरेंट्स को, घर वालों को, हम फैमिली को कैसे फेस करेंगे। तो ये भी देखिए बड़ी एक अजीब सी बात है, बड़ी दुख वाली बात है कि हमारा फोकस, हमारी इंपॉर्टेंस उस टाइम पे पढ़ाई की तरफ कम थी, नंबर्स पे कम थी, हमारी अपनी भी, बट ये कि हमें इस बात की फ़िक्र ज़्यादा होती थी कि हम सबको फेस कैसे करेंगे, हमारे नंबर स्टैंडर्ड के मुताबिक ना आए। एब्सोल्युटली। तो चूंकि अभी भी कुछ दिन पहले रिजल्ट, अदरवाइज भी हम रिजल्ट्स की जब बात करते हैं तो चूंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती है, तो कैसे आपने अपने इस माइंड सेट को चेंज करना है। चूंकि अगर आप बच्चे को प्रेशराइज करेंगे तो बच्चे की शख्सियत मुतासर होगी। नंबर से कैसे आपने खुद पहले तो निकलना है बाहर, फिर अपने हमारे बच्चों को भी उस दौर से, उस रेस से, उस कंपटीशन से बाहर निकालना। तो आज हम इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं वजह ज़फ़र, साइकोलॉजिस्ट हैं, बड़ा ज़बरदस्त वो काम करें, लोगों की काउंसिल करती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट टू हैव यू वजिया। क्या पेरेंट्स इस कंसर्न के साथ आपके पास आते हैं कि हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमारा ये रवैया दुरुस्त नहीं है और हमें ख़ुद भी अपने आप को चेंज करना है और बच्चों को भी इस रेस से बाहर निकालना है? मैं ना स्टार्ट करने से पहले जो आपने एक वर्ड बोला ना कि नंबर की रेस, आप नोट करें कि ये नंबर की रेस ख़त्म नहीं होती, ये फिर नंबर्स जो हैं फाइनेंसेस में आ जाते हैं, कंपैरिजन।
ये पहले नंबर्स डिग्री के इस हद तक होते हैं एक एज में, फिर जब आप जॉब में आते हैं तो वहाँ पे घर वाले ये भी कहते हैं कि उसको जॉब में इतने पैसे मिल रहे हैं, तो वो नंबर्स फिर सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि फिर वो कंपटीशन, नेवर एंडिंग कंपटीशन होता है। यहाँ तो एक हम बात करें ना एग्ज़ाम स्ट्रेस का, फिर उस एग्ज़ाम स्ट्रेस की इतनी बॉडी को आदत हो जाती है स्ट्रेस लेने की और कंपटीशन की, कि फिर वो आगे जॉब, फैमिली लाइफ, फिर अपने बच्चों पे, तो वो एक जनरेशनल ट्रॉमा बन जाता है, वो फिर आगे जाता है। तो हम कट शॉर्ट वापस आते हैं जहाँ पे आप बात कर रहे थे कि जो स्ट्रेस है, पेरेंट्स के कहीं ना कहीं अपने भी फियर्स होते हैं और उनके कम्प्लेक्सेस होते हैं जो वो बच्चों के ऊपर डाल रहे होते हैं। मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि वो एज जो कैरेक्टर बिल्डिंग का होता है, वो एज जहाँ बच्चे को स्ट्रॉन्ग करना होता है अपने इमोशनली, मेंटली, कि वो आगे लाइफ का सामना करे, वहाँ हम बच्चे को लगा देते हैं इन स्ट्रेसर्स के ऊपर। एंजाइटीज़ बच्चों में आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, बच्चों का अपने पेरेंट्स से रिलेशन वीक हो रहा है। वाई? बिकॉज जहाँ वो ये शेयर नहीं कर सकते कि एग्जाम में हमसे ये चीज़ नहीं हो रही, वहाँ वो लाइफ की बड़ी बड़ी चीज़ें कहाँ शेयर करेंगे। तो ये चीज़ पे हमें यहाँ स्पेसिफिक होती है, फिर वो आगे जनरलाइज हो जाती है, फिर वो बाकी भी लाइफ की जो एरियाज हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनको अफेक्ट करती है। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए एक जनरेशन गैप, क्योंकि हम जब छोटे थे हम ये कहते थे अच्छा हमारे पेरेंट्स के साथ भी शादी हुआ है, उनके लिए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अब दौर बदल गया। हमारी एज के अगर हम मिलेनियल्स की बात करें, उनके साथ जो हुआ है, दे नो कि कितना गलत है ये, उन्होंने उस चीज़ को सफ़र भी किया है और उनको इस बात का भी पता है कि इसकी इम्पोर्टेंस आगे प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। बट स्टिल हम उनको यही करते हुए अपने बच्चों के साथ, जेन अल्फ़ा के साथ हम ये करते हुए देख रहे हैं, जेन जी के साथ हम ये करते हुए देख रहे हैं। तो मैं इस बात पे हैरान हो रही हूँ कि इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या इस इम्पोर्टेंस का भी पता है कि अच्छा इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, लेकिन फिर भी ये कर रहे हैं, क्या वजह है, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखें हमारे पेरेंट्स के टाइम पे अवेयरनेस नहीं थे, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया, और हमारे टाइम पे अवेयरनेस है। जो मैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देख रही हूँ, एक तो लोग अपने ऊपर जो वर्क नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब मुझे पता है मैं स्पेन से गुजरी हूँ, मैंने अपने पे वर्क करना है, अपने आप को हील करना है। देखिए, अवेयरनेस होना एक अलग चीज़ है। अवेयरनेस के साथ देखिए ना, एक होता है ना नॉलेज और फिर एक्शन। तो हमारे पास इल्म तो है, लेकिन हमारे पास अमल नहीं है। तो हम उस इल्म को, अमल क्या है कि आप अपने आप को हील करते हैं, चाहे वो थेरेपीज़ लें, चाहे अपनी काउंसलिंग कराएं, चाहे किसी बड़े के साथ जो आपको समझता है, आपको अच्छा मशवरा दे सकता है, उसके साथ बैठें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम बैठते किन लोग के साथ हैं, जो बैठते ही कहते हैं कि मेरे बच्चे के तो इतने मार्क्स आए हैं, तो वो चेन तो ब्रेक नहीं हुई, क्योंकि हमारी कंपनी भी तो चेंज नहीं हो रही। तो वो हमारा ट्रॉमा रिपीट होता है और हमारी एक्सेप्टेंस रहती है, हम ग्रो ही नहीं कर रहे। हम ग्रो, एग्जैक्टली, जो राइट वर्ड है वो ये कि हम ग्रो नहीं कर रहे, और हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि हमें पता है तो हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन नॉलेज जो है ना, वो जो कहते हैं ना, इल्म जो है ना, वो आपके लिए ज़्यादा डेंजरस हो जाता है जब वो अमल में नहीं आता। अब उसमें डेंजरस कैसे है, पेरेंट्स जो हैं वो ये फील कर रहे होते हैं हम तो बच्चे को स्ट्रेस ही नहीं दे रहे, बट देखा जाए तो वो सारा स्ट्रेस डबल जा रहा होता है। लेकिन रियलाइजेशन वो नहीं ला रहे होते कि नहीं, हम तो बच्चे को कहते हैं नहीं एग्ज़ाम में जितने मर्जी मार्क्स लो, लेकिन जब एग्ज़ाम आते हैं तो फिर ताने शुरू हो जाते हैं, फिर कंपैरिजन स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं यहाँ कहना भी चाहूँगी इस प्रोग्राम के मतवसत से, कि अक्सर लोग जो अनकॉन्शियसली स्टेटमेंट्स बोलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बेटा आप जो हो ना जितने मर्जी मार्क्स लो, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन यही चाय पे बैठे हैं, खाने पे बैठे हैं, तो जिक्र कर देंगे उसने बच्चे ने कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं। मतलब कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं करे, अनकॉन्शियसली, इनडायरेक्टली बच्चे के माइंड में डाल रहे हैं। ये भी अवेयरनेस, इंटेंशनल नहीं है ये इंटेंशनल नहीं है, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं हमारे भी तो नहीं निकली ना वो सारी चीजें। एग्जैक्टली, ये पॉइंट है जो फंसा हुआ है, जहाँ से सारी दबाई ज़्यादा हो रही है। हमारे टाइम पे तो हमें पता था पेरेंट्स को समझ ही नहीं आ रही, हमें डांट रहे हैं, जो भी है। अब तो ज़्यादा बच्चे टॉर्चर होते हैं कि हमें हिपोक्रेसी नज़र आ रही है कि पेरेंट्स तो एक तरफ हमें कह रहे हैं कि हम समझ रहे हैं और दूसरी तरफ हमें इस तरह की बातें भी सुना रहे हैं, और पेरेंट्स से कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, हमने बात कर दी, हमने तो किसी और सेंस में की थी। अच्छा, इज दिस द रीज़न कि जो हम ये बात कर रहे होते हैं कि एक पेरेंट्स का और बच्चों का एक बहुत गैप आ गया है, क्या ये वजूहात होती है कि पेरेंट्स ने अपने ट्रॉमा से सीखा ज़रूर है, बट बैक ऑफ द माइंड उनके ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और अनइंटेंशनली बच्चों को वो उससे इफेक्ट कर रहे हैं। देखिए, एक हैबिट होती है ना, हम इंसान ना पैटर्न्स पे चलते हैं। जो चीज़ हमारी लाइफ में रिपीटेडली होती है ना, हम वो करते हैं, चाहे हम उसको बुरा भी कहें, हम उसको रिपीट करते हैं। इसी तरह हमारे वर्ड्स हैं, हमारे बिहेवियर्स हैं, हमारे एक्शंस हैं दूसरों को भी लेके, और वो पेरेंटिंग में और स्पेशली एज अ पार्टनर खुल के सामने आते हैं पैटर्न्स। हम कई दफ़ा देखते हैं हम कुछ बिहेवियर्स को बहुत बुरा कह रहे होते हैं, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ भी, एज अ पेरेंट भी, लेकिन हम वो कर रहे होते हैं।
ये पैटर्न्स हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इनको ब्रेक करने के लिए हमें रियलाइज़ करना और प्रैक्टिस करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे वर्क किया। लाइक अगर मुझे लगता है मैं कोई बात ऐसी कह रही हूँ, जैसे हम जजमेंट कर देते हैं किसी के ड्रेस पे, तो मैं उस चीज़ पे मेक श्योर करती थी कि मैं एडवाइजेस जो हैं यंग जनरेशन को ना दूँ। होता है ना, आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो कहीं बोल दे, तो आई मेक श्योर कि मेरे पास इसलिए बैठना ना छोड़ दे मेरी भांजियाँ हैं या मेरी फैमिली की यंग जनरेशन कि ये तो एडवाइजेस देती हैं या ये तो समझाना है। यस। और कई दफ़ा बच्चे पूछते भी हैं ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस इतनी लेवल पे रखूँ जो उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। मैं अपने लेवल के एडवाइजेस ना दूँ। ये मिस्टेक होती है कि पेरेंट्स अपनी लेवल के एडवाइजेस देना शुरू कर देते हैं और बच्चे जब कनेक्ट नहीं करते तो वो बैठना छोड़ देते हैं साथ और फिर वो स्केप के लिए मोबाइल फ़ोन्स या ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स की तरफ चले जाते हैं, जो बहुत कॉमन है। बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। यस, और फिर पेरेंट्स से कहते हैं कि हम तो एफर्ट करें, बच्चा साथ बैठता नहीं है। और आप ये नोट करें कि हमारी जनरेशन में एडवाइजेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं और कंपैरिजन हम खुद भी बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। नॉर्मली हम ये कह देते हैं कि हमने ये चीज़ तो हमने तो तरसते थे हमारे पेरेंट्स से, हम ऐसे डील करें, आप लोग तो लकी हैं। तो हमने उनको एक अपने आप को जो है ना वो चीज़ कर दी कि हम लकी हैं पेरेंट जो। ये जुमला भी कहना गलत होता है बच्चों के सामने। यस, ये गलत है। हम कंपैरिजन में तो डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को हम ये बता रहे हैं कि हमको एहसान कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ एक दो बार, सॉरी टू इंटरप्ट, बट हम राइट अप्रोच की बात कर लेते हैं यहाँ पे ना। कौन से जुमले हैं, किस तरह से बच्चों से बात करें स्पेसिफिकली, अगर हम ये रिजल्ट्स को लेकर, मार्क्स को लेकर, स्कूलिंग कॉलेज को लेकर, कि क्या जुमले हैं जो कि हमें बोलने हैं, किस तरह से बच्चों से बात करनी है, ताकि लोगों को पता भी, पेरेंट्स को गाइडेंस भी मिले कि अच्छा दैट्स हाउ वी शुड टॉक टू आवर किड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बी माइंडफुल। जो प्रेजेंट है पेरेंट्स उसमें माइंडफुल रहें और काइंड रहें। बच्चे को ये बताएं कि जो एग्ज़ाम्स हैं ये आपका पूरी लाइफ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये अगर हमने बच्चे को सिखा दिया ना कि एग्ज़ाम पूरी लाइफ है, तो कल को कोई भी चैलेंज आएगा वो कहेगा लाइफ ख़त्म, सुसाइडल हो जाएंगे, डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाएंगे। उसको ये बताएं कि ये जो चीज़ अभी आप फेस कर रहे हो ये टेम्प्रेरी और आप इस पर अपनी जितनी एफर्ट कर सकते हो वो करो, और उसके बाद जो हेल्प चाहिए उसमें हम देयर फॉर यू। और यूजली ये स्टेटमेंट पेरेंट्स बहुत लेट कर देते हैं बोलने में, जब बच्चे की मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है। आपको शुरू से चीज़ रखनी है बच्चे का ट्रस्ट, और बच्चे को कहाँ हेल्प चाहिए वो भी नज़र रखें, बच्चा कहाँ स्टक हो रहा है। यूजली बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और पेरेंट्स जो हैं बहुत खुश होते हैं, बच्चा भी पीपल प्लीजर भी बन जाता है। अचानक क्या होता है कि बच्चे की बहुत केसेस आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई, वो एकदम जीरो पे गया और पेरेंट्स आर लाइक कि ये क्या हो गया, हमारा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट रहा है, ग्रेड्स लेता रहा है, इसको ये बहुत नॉर्मली ये केसेस आ रहे हैं। अब उसमें जो मैंने इशू देखा है वो ये आया है कि बच्चे को जहाँ परफेक्ट सिनेरियोस मिल रहे हैं ना, टीचर्स अप्रिशिएट कर रहे हैं और क्लास एनवायरनमेंट जो अच्छा मिल रहा है, जहाँ पे उनको थोड़ा सा अपर लेवल पे रख रहे हैं, इट्स गुड। लेकिन जहाँ कोई कंपटीटर आ गया या जहाँ पे टीचर चैलेंजिंग आ गए, वहाँ पे एकदम वो गिर गया, बिल्कुल जीरो पे आ गया। तो यहाँ हमने क्या किया, बच्चे को नंबर्स लेना तो सिखा दिए लेकिन चैलेंज फेस करना नहीं सिखाया। वेरी राइट। हम वो नहीं सिखा रहे बच्चों को, वो नहीं सिखा रहे। फिर वही इशू आते हैं कि हम बात करते हैं एंजाइटी डिप्रेशन क्यों कॉमन हो गए हैं, कि हमारे टाइम पे चीज़ें फिर भी स्ट्रेट होती थी, राइट, इतने कम्प्लेक्सेस नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम के साथ जनरेशन भी स्ट्रॉन्ग और तेज़ होती है। तो आजकल की जनरेशन जहाँ मेंटली तेज़ है, आज शार्प है, वहाँ इमोशनली वो फिर वल्नरेबल भी है। इमोशनली उनको उस तरह से डील करना भी बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि पेरेंट्स की अब अगर बात की जाए तो उनके इमोशंस को तो कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया ना, कि उनको रजिस्टर किया जाए, उनके इमोशंस को सुना जाए। तो उनको तो पता ही नहीं है कि इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, रजिस्टर कैसे किया जाता है, बताया कैसे जाता है। तो ऑब्वियसली ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि आप पेरेंट्स के ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने पहले खुद सीखना है, अपने ऊपर काम करना है, अनलर्न करनी है, अपने ऊपर काम करना है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद ताकि हम जो जनरेशनल ट्रॉमास की हम बात कर रहे होते हैं, हमें उसको ब्रेक करना है, हमें उस साइकिल को लेके नहीं चलना आगे, हमें ब्रेक करना है। अदरवाइज़ हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं, ट्रस्ट में जिस तरह से दौर हम कहते हैं ना बदल रहा है, वो इन्हीं दिमागी मामलात में ही उलझे रहेंगे, मेंटल डिसऑर्डर्स में ही उलझे रहेंगे और दुनिया आगे नहीं करे। तो हमें इस बॉक्स से खुद भी निकलना है और अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी निकालना है। एब्सोल्युटली ऐसे, लेकिन वजह एट द सेम टाइम अब बच्चों को हमने ये तो कहना ना कि अच्छा, या हमें ख्वाहिश तो रखते हैं, ये ज़रूरत तो है ना, कंपैरेटिव एनवायरनमेंट है कि अच्छा पढ़ना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेड्स या मैं प्रेशर की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़ाहिर है एक रिक्वायरमेंट तो है ना किसी भी स्कूल में, किसी भी क्लास में, किसी भी इन्वायरमेंट में। अच्छा आप एक अपना माइलस्टोन तो अचीव करें, और प्लस ये कि हर इम्तिहान में पहले से आप थोड़ा बेहतर परफॉर्म करें। इसके लिए फिर किस तरह के जुमले, क्या इन्वायरमेंट, क्या बात की जाए बच्चों से? अब मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, मैंने कैरेक्टर की बात की, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप बच्चे के अंदर ये डालते हैं ना, अब देखिए बच्चा फिर खुद ही बैठ के पढ़ता है, उसको फिर खुद स्ट्रेस होता है, मैंने पढ़ना है, ये जो खुद स्ट्रेस लेके पढ़ा जाता है ना, ये वो फल है फिर आगे मिलता है, ये मेहनत होती है एक्चुअली, जो आप खुद टेंशन लेके अकाउंटेबिलिटी आप डेली लाइफ में रखें बच्चे की, बच्चे के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें, उसको खुद उठना है, अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करना है, जो एग्ज़ाम्स डेली टेस्ट होते हैं उनके ऊपर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, बच्चों को आदत हो जाती है डिपेंडेंसी, क्योंकि पेरेंट्स रिपीटेडली बोलते रहते हैं, एक दो दफ़ा गलत मार्क्स लेगा, उसके बाद खुद उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि मुझे ही करना है, तो ये चीज़ आपको स्टार्ट से रखनी है। और बहुत कम एज से मैं पेरेंट्स को कहती हूँ चीज़ स्टार्ट कर दें, ताकि बच्चा जब एक एज तक जाए तो पेरेंट्स का भी हेडेक ना हो कि वो भी बार बार बोल के खुद भी मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं। तो मैं एक चीज़ हमेशा ही कहती हूँ कि सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी डेली लाइफ में बहुत कम एज से स्टार्ट कर दें। और आपने कहा जैसे फॉर एग्जांपल अब कुछ बच्चे हैं उनकी एज ज़्यादा हो गया, पेरेंट्स पूछेंगे अब क्या हमें करना चाहिए, तो उसमें आपने अपने बच्चे के साथ एक बॉन्ड बनाना है, और बॉन्ड बनाने के लिए उसको कंफर्ट एनवायरनमेंट दें, और उसको साथ में ये भी बताएं कि ये मार्क्स पेरेंट्स गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं खैर नंबर ना है, अब ये भी गलत है ना, ये भी गलत है। इतना स्पॉइल करते हैं बच्चे को, स्पेशली दूसरी साइड जब आप बच्चे को चिल करते हैं, मैंने उन बच्चों को आगे जाते नहीं देखा जब पेरेंट्स बहुत चिल करते हैं एकदम प्रेशर डाल के। वो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो बच्चे को एक टाइम पे स्क्रीन देते हैं 5-6 घंटे और फिर कहते हैं हम चीट डे रख रहे हैं, ठीक है, सो आप बच्चा क्या करता है, वो तो पागल हो जाता है, वो चीज़ें तोड़ता है, एग्रेसिव होता है, तो ह्यूमन माइंड बना ही नहीं है कि आप उस पर एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट्स करें। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप बच्चे को ये चीज़ ज़रूर बताएं कि मार्क्स आर इंपॉर्टेंट, बट आपने साथ अपनी हेल्थ भी मेंटेन करनी है, बच्चे नींद भी नहीं पूरी कर रहे, खाना भी नहीं खा रहे, फिर वो और ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पेरेंट्स इन चीज़ को चेक एंड बैलेंस रखें। रिजल्ट से एक रात पहले या 2 दिन पहले हमने देखा है बच्चे सोते ही नहीं एंजाइटी से, कोई इतनी एंजाइटी होती है वो नहीं सो रहे होते, उसकी वजह ये होती है कि ये चीज़ें बिल्डअप हुई हुई होती है ना इतने दिनों से, महीना पहले ऐसा तुम्हारा तो रिजल्ट आ रहा है अगले महीने, वो एक हवा बना दिया जाता पिछली है, बार के रिजल्ट का कोई वाकया याद होता है, और वो बच्चे सो नहीं रहे होते। और अनफॉर्चुनेटली हमने सुसाइडल केसेस बहुत ज़्यादा देखे हैं कि रिजल्ट आया, बच्चा अभी घर भी नहीं पहुंचा और वो रिजल्ट देखा है उसने, और या घर के अंदर हमने देखा कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ये एक्सट्रीम केसेस हैं, इन पे ऊपर बात करना ज़रूरी है, इनको रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। तो देखें ये पेरेंट्स को ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कितना ज़्यादा प्रेशर है कि उस बच्चे के लिए वो मार्क्स, वो नंबर, या अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का डर अपनी जान से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। और यहाँ मैं ऐड करूँगी सबीन के पेरेंट्स के साथ जो ओवरऑल एनवायरनमेंट होता है, सपोर्ट सिस्टम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी पेरेंट्स से प्रेशर डाल रहे होते हैं कि अच्छा हमारे बच्चे का तो एग्जाम आ गया, कॉल अगर अपने बच्चे का अच्छे मार्क्स आ गए तो फिर तो पूरे खानदान में कॉल्स करके पूछना है यस आपके बच्चे के कैसे मार्क्स हैं। ये इतना टॉक्सिक चीज़ है ना कि यहाँ मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट्स के साथ जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, वो भी बहुत टॉक्सिक फियर डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है ना, मैं चाहूँगी जो होनी चाहिए वो है कि ये जो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना, ये नहीं होने चाहिए। ये लिटरली ये आप जो मैं बच्चों को डिस्कस नहीं कर रहे, हम ये बात बोलते हैं वजह शुएब, हम अक्सर ये बात बोल रहे होते हैं कि हम तो जी अपने बच्चों को खुद देख रहे होते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ बड़े वेल कनेक्टेड होने के लिए हम एक फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। ट्रस्ट मी, ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ है, टॉन्ट सबसे ज़्यादा वहाँ पे पड़ते हैं, लड़ाइयाँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती हैं, कंपैरिजन सबसे ज़्यादा होते हैं, इनडायरेक्ट कंपैरिजन्स वहाँ पे ज़्यादा हो रहे होते हैं, और इंटेंशनली बाज़-औक़ात वहाँ पे चीज़ें ऐसी भेजी जा रही होती हैं कि दूसरे को आपने कुछ कहा भी नहीं लेकिन आप बहुत कुछ कह गए। तो अगर आप कोई बना भी देता है तो प्लीज़ उसका पार्ट ना बने तो ज़रूरी है। एक सेफ डिस्टेंस रिश्तों में बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, कनेक्शन एंड बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है, बट एक सेफ डिस्टेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी, आपने ये भी नोट किया होगा कि जो इन ग्रुप्स में बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे होते उनको भी जज किया जाता है कि इसमें तो बहुत एटीट्यूड है, तो बात ही नहीं करता या करती, उसने म्यूट किया होता है, मतलब वो अगर मेंटल हेल्थ का ख्याल भी रख रहा है अपनी, ये बच्चे आके मुझे कहते हैं कि हम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए इन ग्रुप्स में नहीं रिस्पॉन्ड करते, उस पर भी हम जज होते हैं। जब फैमिली में बैठते हैं इन पर्सन तो हमें ये कहा जाता है कि बड़ा एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर। तो प्लीज़ मैं ये चीज़ मेंशन करती हूँ बार बार पेरेंट्स को, सोसाइटी में भी, कि इतने जजमेंटल मत हो और अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे मत निकाले, स्पेशली बच्चे जो वल्नरेबल हैं, वो फिर जब बड़े होते हैं तो वो फिर वही ट्रॉमा लेके बड़े होते हैं और फिर वही इश्यूज़ लेके, चैलेंजेस लेके बड़े होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो मैं अब नोट कर रही हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा, पहले फिर भी लोग बोलने से पहले सोचते थे, बट नाउ पीपल लाइक जितनी अवेयरनेस है उतना ही ज़्यादा लोग बोल देते हैं, हम तो मुंह पे बात करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, we're honest.
ऑनेस्ट कहते हैं। मैं ऑनेस्ट हूँ एग्जैक्टली या मैं सच बात करूँगा या करूँगी, किसी को बुरी लगे, या जो कॉमन प्रैक्टिस मैं देख रही हूँ ना, क्योंकि अवेयरनेस है तो लोगों को पता है सामने वाला जज कर लेगा, पकड़ लेगा मैं कुछ टॉक्सिक कर रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली और ढके छुपे, जिसको हम डार्क साइकोलॉजी कहते हैं, मतलब अपनी तारीफ बार बार करना या अपने बच्चों की तारीफ बार बार करना, ये टॉक्सिक बिहेवियर है। आप अपने शेल से बाहर निकलें, अपनी अपनी ज़ात से बाहर निकलें और देखें कि दुनिया बहुत प्यारी है और दूसरे को भी बाकी भी प्यारे हैं। बाकी भी प्यारे, दूसरों को भी खुशी से रहने का हक है। वेरी राइटली सेड। ये मौजू से अगेन हम थोड़ा हटे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मौजू था। ये जो करते हैं ना कि इतनी इंपॉर्टेंट बात अपने की कि बस अपनी तारीफ करना। मैं जब करता हूँ ना काम तो सबसे अच्छा काम होता है। मुझसे बेहतर काम कोई नहीं कर सकता, मुझसे बेहतर आउटफिट तो किसी ने कैरी नहीं किया। सेल्फ ऑब्सेशन की ऐसी पीक पे होते हैं ना, किसी को कुछ समझते ही नहीं है। सो प्लीज ये ना करें, अपना इलाज करवाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इसी दुआ इस उम्मीद के साथ कि बाकी दिन आपका अच्छा गुजरे, अच्छे माइंडसेट के साथ दिन गुजारें। हम सब से कहीं ना कहीं गलती हो रही होती है, जानते बूझते भी, अनजाने में भी हो रही होती है। सो रीविजिट करें अपने बिहेवियर्स को, अपने एक्शंस को, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकें। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।